then it will be a challenge जो कि I think मैं 100% कहना चाहता हूँ बट 95% हम कह सकते हैं। जितनी केस स्टडीज मैंने देखी हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि दे आर अनएबल टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट। अच्छा, फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होता कि दे आर अनएबल टू आइडेंटिफाई अ विनिंग प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो आपको चार लोग बैठ के बात कर लें आपको पता चल जाएगा कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं। थोड़ी बहुत आप रिसर्च कर लें आपको आइडिया हो जाता है कि जी आज के टाइम में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं, किन चीज़ों की डिमांड है। बट चैलेंज उसमें ये आता है कि उस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस तक लाना, दैट इज़ वन बिग चैलेंज। और उसमें जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और वो ही किसी प्रोडक्ट को विन या लूज करवाते हैं। एक अक्सर जो है ना मेरे पास क्वेरी आती है जो कि ज़्यादातर अमेजोन, दराज या ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। तो मैं ज़्यादा रिलाय नहीं करता हूँ ना ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर, और ना ही मैं ज़्यादा रिलाय करता हूँ ड्रॉप शिपिंग मेथड के ऊपर। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली थी ना कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेलिंग ऑनलाइन क्या क्या होते हैं, जिसमें ड्रॉप शिपिंग था, हमारे पास प्राइवेट लेबल था, इसके अलावा हमारे पास जो है वो होलसेल मॉडल था। हैव वी स्टडीड दिस? याद है किसी को? राइट। फिर होलसेल का याद है कि आपने किसी भी लोकल मार्केट से जहाँ से होलसेल प्रोडक्ट्स मिलते हो वहां से बल्क में प्रोडक्ट्स लेके थोड़ी सी जी, पैकेजिंग वगैरह दूध दराज भी सेल कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं आपकी प्रोडक्ट सेलिंग की, प्रोडक्ट सोर्सिंग की। ठीक है, तो अच्छा, अगर हम सेलिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हम मेन, अगर हम क्रक्स की बात करें तो मेन क्रक्स यही होता है कि इधर यू बिकम अ होलसेलर, आप होलसेल में प्रोडक्ट्स पिक करते हैं और होलसेल में ही सेल कर देते हैं, या फिर आप जो हैं प्राइवेट लेबल अपना बना लेते हैं कि जी आप कोई भी प्रोडक्ट स्क्रैच से अपने लिए प्रिपेयर करवाते हैं, या कोई रेडी प्रोडक्ट पे आप अपना लेबल या अपना लोगो, अपना ब्रांड लगा के उसको सेल करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट लेबलिंग। या फिर लोग एक आजकल ऑनलाइन आर्बिट्रेज की भी एक जो है ना फील्ड थोड़ी ग्रूम हो रही है, और उसमें होता ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, जो रनिंग प्रोडक्ट हैं, आप ना उस पे, आप ना उसको होलसेल पे पिक करते हो ना आप उसको ब्रांड में चेंज करते हो, सिंपली सिंपली जस्ट बाय एंड सेलिंग हो रही होती है उसमें। मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ कि आई नीड अ शैम्पू, लेट्स से डव शैम्पू चाहिए मुझे, तो आप क्या करेंगे कि आप जब अपने स्टोर प्रिपेयर कर रहे होंगे आप वहाँ पे डव शैम्पू प्लेस कर देंगे कि जी यू आर सेलिंग दिस थिंग। और अगर मुझे आपकी वो लिस्टिंग नज़र आती है किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो आप सिंपली किसी भी स्टोर पे जाके वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। सिर्फ इसमें ट्रिक ये होती है कि आप परचेज करते हैं किसी ऐसे स्टोर से जाके जहाँ पे कोई अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रही होती है। लेट्स से किसी ने कहा कि जी अगर आप 12 प्रोडक्ट्स ये ले लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाता है, और आप फिर उसी डिस्काउंट के ऊपर या थोड़ा बहुत आप अपनी कॉस्टिंग मार्जिन रख के आप उसको सेल कर लेते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का भी मॉडल होता है। ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट सेलर्स के प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसको आप अपनी मर्जी की प्राइस पे सेल करते हैं, और अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप उस सेलर को वो ऑर्डर सेंड कर देते हैं कि जी ये ऑर्डर इस एड्रेस पे डिलीवर कर दो, या फिर आप उससे वो प्रोडक्ट उसी वक्त परचेज कर लेते हैं एंड देन यू डिस्पैच इट और डिलीवर इट। अच्छा, अब इसमें जो भी चीज़ें सेलिंग में जो इश्यूज आते हैं उसमें मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लगती है वो लगती है प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर। मेरी नज़र में एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस उस वक्त तक रन नहीं होता जब तक आप सर्टेन चेकलिस्ट को फॉलो नहीं करते। उन चेकलिस्ट में कुछ, अगर टिप उन पॉइंट्स की मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा ना डाइवर्स नहीं होना चाहिए।
डाइवर्स से मुराद ऐसी है कि कुछ लोग हैं, जैसे लेट्स सपोज वो लोग सेल करते हैं जी मोबाइल कवर्स। अब मोबाइल कवर्स इतनी डाइवर्स मार्केट है कि सबके मोबाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट मॉडल्स के होते हैं, ठीक है। और उसमें भी उनको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस चाहिए, और किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई डिज़ाइन पसंद है। तो बहुत ज़्यादा आपको एक डाइवर्स रेंज ऑफ इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, एंड स्टिल यू आर नॉट श्योर कि जी ये प्रोडक्ट्स इनफ हैं या नहीं हैं, या इन प्रोडक्ट्स पे अगर मेरी सेल होगी तो कोई प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो कि आपके बिल्कुल स्टक हो जाएंगे, जो ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं जिनके। दूसरी चीज़ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी प्रोडक्ट की वर्थ। अब लेट्स से कि अभी मैं एक शो देख रहा था, उसमें एक शख्स जो है ना वो ब्राइडल ड्रेसेस की शॉप से, उस टाइम पे वो देखते हैं कि जी अ, सोनम कपूर ने एक कोई मूवी में एक लहंगा पहना था और वो बड़ा डिमांड में है, हर कोई आके भी परचेज कर रहा है। वो भाई पैसे वैसे अरेंज करके 100 पीसेस उस लहंगे के ना परचेज कर लेते हैं। और बाय द टाइम उनकी ट्रांजेक्शन होती है और उसके बाद वो अपनी शॉप पे डिस्प्ले वगैरह अपडेट करते हैं, लगाते हैं, तो पता ही चलता है कि जी अब तो नई मूवी आ गई है दीपिका पादुकोण की, और उसमें उन्होंने एक नया लहंगा पहना, तो अब नो बडी वॉन्ट्स दैट सोनम कपूर लहंगा, और सबको दीपिका पादुकोण वाला चाहिए। तो विद इन अ वीक उसकी सारी इन्वेस्टमेंट, उसकी सारी बिजनेस स्ट्रेटजी, सारे सपने, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इसको हम कह सकते हैं कि बहुत छोटी थी, और उसके अगेंस्ट उसने प्रोडक्ट इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा ले ली। तो प्रोडक्ट्स को जिस तरह से भी परचेज किए जाते हैं लोग, सीजन टू सीजन, या जैसे अभी लेट्स से 14 अगस्त आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जी स्टॉल्स लगा लिए, झंडे बेच रहे हैं, एंड डिफरेंट जितनी भी आइटम्स होते हैं 14 अगस्त रिलेटेड, वो सब सेल कर रहे हैं। अब ये सिर्फ हार्डली मैं कहूँगा कि एक वीकेंड का प्रोडक्ट है, और उसके बाद ये 1 साल तक नोबडी इज गोना आस्क फॉर इट। कुछ मैंने ग्रुप्स पे मैसेजेस भी देखे हैं कि बहुत सारे लोग परेशान भी हैं कि यार नोबडी इज कमिंग टू परचेज, या कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा। तो सबकी अपनी अपनी थ्योरीज भी हैं उसमें। कोई कह रहा है कि जी मुल्क के हालात ख़राब हैं, कोई कह रहा है कि जी लोगों की बाइंग पावर नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं स्टिल अभी वेट करो, वीकेंड आएगा तो वीकेंड पे ही लोग निकलेंगे, और ये चीज़ें ज़्यादातर ना लास्ट डे या लास्ट 1 और 2 डेज में ही सबसे ज़्यादा सेल होती है। बट स्टिल एक रिस्क फैक्टर है कि व्हाट इफ ये अगर 14 अगस्त को भी सेल नहीं हुई मेरी चीज़ें, तो हम क्या करेंगे। नाउ दिस पर्सन कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज के। अब ज़्यादातर 14 अगस्त का जो ट्रेंड होता है वो स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चे ही ज़्यादातर इसकी टारगेट मार्केट होते हैं। सो इफ़ दे डू समथिंग अबाउट इट कि जी हम किसी स्कूल से परमिशन लेके वहाँ पे कुछ सेलिंग एक्टिविटी कर सकें, या हम किसी स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट ही ले लें कि जी हम आपको जो है ना फ्लैग्स प्रोवाइड करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस में, जस्ट टू गेट रिड ऑफ देयर इन्वेंट्री। लेकिन बात यहाँ तक आनी ही नहीं चाहिए। आप अगर किसी भी बिजनेस में, जो बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस है, उसमें इफ़ यू आर जंपिंग इनटू, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके एग्जिट राउट्स क्या क्या हैं, आपका रिस्क फैक्टर कितना है, और उस बेसिस पे देन यू फाइनलाइज अ प्रोडक्ट। जैसे मैंने आप लोगों को शायद पिछली क्लासेस में ही बताया था कि जस्ट टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट फॉर माई सेल्फ, मुझे कुछ नहीं तकरीबन, मैं कहता हूँ कि 10 साल लग गए। लेकिन वो 10 साल ऐसे लगे कि जी मेरा वो माइंड ऑन था, मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैंने टेस्ट भी किए, बट टू फाइनलाइज अ प्रोडक्ट कि हाँ इसमें आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट एवरीथिंग इनटू दिस, उसमें मुझे प्रॉपर 10 साल लगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे होते हैं कि अच्छा जी मैंने आज ई कॉमर्स स्टोर बनाया है, मैंने अपना दराज पे स्टोर लॉन्च किया है, और मुझे ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जी, ये 4 प्रोडक्ट्स मैं लगा रहा हूँ, एंड आई जस्ट स्टार्ट सेलिंग। तो उसकी प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर बाद में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं कि जी ये प्रोडक्ट मुझे सेल करना है। अब लेट्स से एक प्रोडक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कैटेगरीज के प्रोडक्ट आते हैं। एक दफ़ा मेरे पास एक क्लाइंट आया, एंड दे यूज्ड टू सेल
वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर, टेलीविजन एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे चैलेंज क्या फेस होता है मुझे कि जी ये हाई टिकट आइटम्स है। कोई भी इनका प्रोडक्ट एक एवरेज बास्केट साइज होती है ऑनलाइन कंज्यूमर की, और जो पाकिस्तान की एवरेज बास्केट साइज है वो है 2500 रुपये। सो इफ समबडी, अजान हो गई क्या मगरिब की? यहाँ पे नहीं हुई। ओके, चलें एक 10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं और फिर नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके ग्रेट। अच्छा जी, तो हम प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो सिनेरियो ये था कि अब लेट्स से जब मुझे क्लाइंट कहता है कि जी हमारी वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स और टेलीविजन्स की सेल करनी है, तो एक चीज़ हम ये कंसिडर करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट जो है ये हाई टिकट आइटम्स हैं, और इनकी जो सेलिंग है वो इजीली ई कॉमर्स पे पॉसिबल ऐसी नहीं होती। क्योंकि देखिए, जब भी कोई शख्स कोई महंगी चीज़ परचेज करना चाहता है तो वो कोशिश करता है कि वो खुद जाके पहले उसका लुक एंड फील या उसको टच करके पहले देखे कि जी ये क्या आइटम है। अच्छा, इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए हम कुछ सेंसेस की बात कर लेते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट इंसान सिलेक्ट करता है तो वो कुछ अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है, जिसमें सबसे पहले उसका लुक आ जाता है कि वो देखता है उस प्रोडक्ट को। दैट मीन्स कि जो हमारी आई साइट है वो हमारे एक सेंस हम काम करते हैं। उसके बाद दे लाइक टू टच इट, मतलब वो उसको फील करके सेंस करना चाहते हैं। इफ द प्रोडक्ट हैज सम वॉइस और सम नॉइज तो वो उसको सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो कोई एडिबल आइटम है तो वो उसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह के कुछ सेंसेस जो है ना वो शामिल होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में। अच्छा, ऑनलाइन पे हमारे पास सबसे, मैं कहूँगा, जो प्रोमिनेंट एक सेंस होता है वो सिर्फ व्यूइंग का होता है, कि वो सिर्फ देख सकते हैं उस प्रोडक्ट को। ना वो उसको टच कर सकते हैं, ना वो उसको सुन सकते हैं, ना वो उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इस वे में होती है। सेकेंडली, ये जो हाई टिकट आइटम्स होते हैं इनमें इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो भी इतना ज़्यादा एज सच कंपैरेटिवली इतना नहीं होता। जैसे कि अगर कोई 20,000 रुपये का अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें उनका 2 या 3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है। देन उसके बाद और भी बहुत सारे जो है ना उनके इश्यूज होते हैं कि उनकी कॉस्टिंग भी हाई होती है, उनको उसको स्टोरेज स्पेस रखने के लिए भी उनकी कॉस्टिंग होती है। तो जो बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो भी उनकी इंक्रीज हो जाती है। चले हम उसको फिर भी कोशिश करते हैं ऑनलाइन सेल करने के लिए। तो फेसबुक को भी पता है कि जी जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस हाई है। तो वो, और क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली वो जब प्रोडक्ट प्राइस हाई होती है तो उसके फ्रीक्वेंटली ऑर्डर भी नहीं मिल रहे होते आपको। कोई, लेट्स से अगर एक शख्स आज फैसला करे कि मुझे अपने मोबाइल का कवर चेंज करना है, या लेट्स से मुझे नेल कटर परचेज करना है, तो वो डिसीजन वो बड़ा जल्दी ले सकता है एज कम्पेयर टू कि मुझे एक टीवी परचेज करना है, मुझे एक फ्रिज लेना है और समथिंग। तो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कन्वर्जन प्राइस हाई हो जाती है। और जब हम अपनी ऑनलाइन पीपीसी कैंपेन्स स्टार्ट भी करते हैं तो स्टार्ट में हमें काफ़ी डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ती है। हमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक ब्लीडिंग अमाउंट कहा जाता है कि हमें अपनी मार्केट प्लेस बनाने के लिए, हमें अपनी ऑडियंस फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो उसमें भी काफ़ी बजट इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अभी मैं अपने स्टोर पे ही टेस्टिंग ही चल रही है मेरी। ठीक है, और अभी तक लेट सपोज मैं आई थिंक 60-70 हज़ार रुपये के एड्स रन कर चुका हूँ, और मेरी सेल भी 60-70 हज़ार की ही हुई है। दैट मीन्स कि मैं अभी तक अपने प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, हो सकता है, और इनफैक्ट हो क्या सकता है, फैक्चुअली मैं अपने प्रोडक्ट्स को लॉस में सेल कर रहा हूँ। बट आई नो कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग, अभी मुझे स्टार्ट करना है। आई एम इन फॉर द लॉन्ग टर्म गेम। तो मुझे पता है कि हाँ, ये मार्केटिंग बजट और ये ऑडियंस बिल्डिंग मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन जितने न्यू कमर्स आते हैं ना उनको चाहिए होते हैं क्विक रिजल्ट्स,
वो कहते हैं कि अच्छा जी, आप मेरे 20,000 का प्रोडक्ट सेल कर दें, और अच्छा फेसबुक को जो है ना, अब उनकी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, तो वो चाहेंगे कि बस 1 या 2 हज़ार रुपये आप जो है ना एड कॉस्ट पे लगा के मुझे ये ऑर्डर डिलीवर कर दें, जो कि बड़ा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट हो जाता है, नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। टेस्टिंग फेज डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू ऑन द प्रोडक्ट्स फर्स्टली, कि आप कितनी जल्दी उसकी मार्केट बना लेते हैं, कितनी जल्दी आप उसकी ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं। कभी कभी वो टेस्टिंग फेज आपका 10 से 15 दिन का भी होता है, कभी कभी वो महीना भी चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर पेस, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, बहुत सारे फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। एक आइडियल सिनेरियो में मैं ये कहूंगा कि अगर आपका बास्केट साइज 2500 के अंदर ही है, तो इसको एज सुन एज यू गेट एटलीस्ट 1000 ऑर्डर्स, देन आप क्लियरली उसको स्केल कर सकते हैं। ओके, सो अगर इसके कंपैरिजन में हम देखें कि अच्छा जी हमारा एक प्रोडक्ट है, अब दूसरे प्रोडक्ट्स मेरे पास आते हैं, उनमें भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जी हम ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर रहे हैं, लेट्स से हम सर ये ईयरबड्स हैं हमारे पास, या ये स्मार्ट वॉच है, हम ये सेल करना चाहते हैं। प्रॉफिट मार्जिन पूछो तो उनका भी, अगर लेट्स से 5,000 रुपये का प्रोडक्ट है, तो 1,000-1,500 रुपये का उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन है। अब प्रॉफिट मार्जिन की प्रॉब्लम ये होती है, दैट मीन्स कि उनकी कॉस्ट प्राइस ही 3,500 है। 3,500 का प्रोडक्ट आप 1,500 रुपये प्रॉफिट अगर रख रहे हो, तो अभी तो बाकी सारी कॉस्टिंग आपकी इसी में से निकलेगी ना, इसी प्रॉफिट मार्जिन में से। आपकी स्टोरेज हो गई, अगर कोई लॉजिस्टिक्स हो गए, आपको कोई मैन पावर हायर करनी है, कुरियर का वी आर नॉट श्योर आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं या आप खुद पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर इसमें और मजीद फैक्टर फिर ये भी इन्वॉल्व होते हैं कि आपको एक टेक होम भी करना है, और दूसरा जब आप इनिशियल ऑडियंस बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ मनी को बर्न भी करना पड़ता है। तो इफ़ यू आर अग्रीड टू इट देन यू कैन डू इट, अदरवाइज बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो अगर क्लाइंट आता है आपके पास, तो आपको ये चीज़ें उसको क्लियर कट करके बतानी है कि जी ये चीज़ें आर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, आर पार्ट ऑफ द कैंपेन। इसके अगेंस्ट या इसके इससे हट के जो है ना, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अनटिल अनलेस क्लाइंट आपके पास आता है और वो कहते हैं कि जी ये ले 10,000 यूजर्स का डेटाबेस, और ये 10,000 वो लोग हैं जो कि मेरा या मेरे कंपेटिटर का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, देन आपके लिए कंपैरेटिवली वो बड़ा इजी हो जाता है कि आप ऑडियंस डेटा फीड कराएं फेसबुक को, गूगल को, एंड उसको बताएं कि इन्हीं लोगों को या इससे ही सिमिलर लोगों की एक लुक लाइक ऑडियंस बना के आप उसको सेल कर दें, देन यू कैन इंक्रीज इट। सो सबसे ज्यादा गेम ऑनलाइन सेलिंग में डेटा का होता है। देखें, स्टोर बनाना हमने सीखा पहले, बट वो सबसे मेरी नज़र में सबसे लास्ट स्टेप होगा आपका, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी, तब तक आप फर्दर इसमें कुछ भी आप सेल कर लें, ठीक है, आपको ग्रोथ में, आपको सेलिंग में चैलेंजेस आएंगे। अच्छा, अब इसको फर्दर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसके लिए लेट्स जस्ट गो थ्रू विद सम स्लाइड्स क्विकली, उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ओके, सो अगर प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में एक डेफिनेशन अगर दी जाए, सो इट इन्वॉल्व्स द एक्टिव परस्यूट ऑफ डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, services, and startups across various industries. It plays a crucial role in the tech ecosystem by facilitating the exposure of groundbreaking ideas to a wider audience. The product hunting community consists of enthusiasts, entrepreneurs, investors, and consumers who engage in discussions, provide feedback, and help shape the trajectory of emerging products. अच्छा, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को अगर फीड में कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ई कॉमर्स से रिलेटेड ही चीज़ें ढूंढ रहा होता हूँ। तो मुझे अक्सर फीड में नज़र आते हैं जी अमेजोन के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, या प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स के उसमें नज़र आते हैं कि एक शॉर्ट रील होगी, उसमें कोई 8-10 प्रोडक्ट्स वो दिखाते हैं कि जी कौन कौन से प्रोडक्ट्स और कितने इफेक्टिव हैं वो प्रोडक्ट्स हमारे लाइफस्टाइल के लिए।
अच्छा, अगर मैं अपनी थ्योरी की बात करूं तो मेरी नज़र में आइडियल प्रोडक्ट वो है जो कि आपके डेली यूजेज में आता हो, ठीक है? क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर डेली यूज हो रहा है दैट मीन्स कि उसकी कंजम्पशन है, और जितनी ज़्यादा किसी प्रोडक्ट की कंजम्पशन है उतनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट की आ, मैं कहूँगा कि उसके, कह सकते हैं, डैमेज होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, उसके ख़त्म होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, एंड दैट्स वाई उसकी फिर न्यू डिमांड भी बढ़ सकती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसकी जो, जैसे हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वांट बेस और कुछ प्रोडक्ट होते हैं नीड बेस। नीड ऐसी चीज है जिसके बगैर आपका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। जैसे कि अगर बेसिक में बताऊं तो जी, रोटी कपड़ा और मकान। तो हम खाने के बगैर नहीं रह सकते हैं, हमें कपड़े पहनने हैं, हम जो घर में रहते हैं उससे रिलेटेड जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमें उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए वो तो हमें एट एनी कॉस्ट चाहिए। उसके साथ फिर अब हमारा जो प्रोफेशनल लाइफस्टाइल हो गया या जो हमारा पर्सनल लाइफस्टाइल भी है, उसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, जिसको हम लेट्स से होम गैजेट्स कह सकते हैं या आपके टेक गैजेट्स हो गए। तो कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर जनरेट करती हैं, जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड होती हैं, और उसमें आपको यही चीज़ें मोर और लेस मिलेंगी। सेकंड चीज़ के चैलेंज इसमें ये आता है कि जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा सप्लायर्स भी मौजूद हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपको कंपटीशन भी मिलेगा। तो ऐसे में अपनी एक नीश बनाना बहुत चैलेंजिंग भी होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम ग्रोसरी आइटम्स या जो रेगुलर होम आइटम्स होते हैं हम उसको सेल करेंगे, पर उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बहुत बड़े बड़े जाइंट्स इन्वॉल्व हैं, यू कैन नॉट बीट देम टू द प्राइसेस। और सेकेंडली ये है कि जिस मार्केट में आप सेल कर रहे हैं आपको उसको भी इवेल्युएट करना है कि हमारी जो मार्केट है, पाकिस्तानी मार्केट जिसको मैं कहूँगा, हमारे लिए शॉपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। तो हम प्लान करते हैं कि जी ग्रोसरी करने जाना है, और हम एक उस दिन निकल के सारी वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। दूसरा, अगर हम एडिबल आइटम्स की बात करें तो हमारे पास फूड पांडा हो गया, हमारे पास डिफरेंट, ये जितने बड़े बड़े सुपर मार्ट्स हैं सब ने ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। तो चैलेंज हमारे लिए बहुत बड़ा है कि जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि इफ़ यू हैव टू रन इन अ रेस, तो आपको उसी पेस पे दौड़ना है जिस पे बाकी सब दौड़ रहे हैं। और अगर कोई कंपेटिटर बहुत फास्ट पेस पे बहुत हाई बजट लगा के दौड़ रहा है तो आप उस पे उससे कैसे बीट करेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, और आपने इतने पैसे एटलीस्ट कमाने हैं कि आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकें, इसको ग्रो कर सकें, और इससे अपना एक अच्छा, अगर एम्पायर ना खड़ा कर सकें लेकिन एटलीस्ट एक अपनी अच्छी हाउस होल्ड इनकम जनरेट कर सकें। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होंगे, आपकी सेलिंग कम होगी, तो ये चैलेंज आपको एक कंसिस्टेंट चैलेंज बना रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर लोग क्या करते हैं, सॉरी, अच्छा, दूसरी चीज़ जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जी रेगुलर रनिंग आइटम्स पिक करते हैं, जैसे ट्रेंड वाइज जो भी कोई नया प्रोडक्ट आता है वो उसको पिक करते हैं। एंड उसमें चैलेंज फिर ये आ जाता है जो हम आई थिंक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी वो प्रोडक्ट आता है तो वो बड़ा मास क्वांटिटी में आता है। कोई सप्लायर होता है या कोई मैन्युफैक्चरर होता है, वो इन प्रोडक्ट की हाई क्वांटिटीज इंपोर्ट करता है या मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। तो जो सेलर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो पहले अपना प्रॉफिट रख के डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट रख के आगे होलसेलर्स को देता है। होलसेलर अपना प्रॉफिट रख के आगे रिटेलर्स को देते हैं। रिटेलर्स अपना प्रॉफिट रख के फिर आगे कंज्यूमर को देते हैं। तो बहुत सारी जो है ना साइकिल्स इसमें, और बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जितने ज़्यादा हैंड एक्सचेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्ट के, उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। सो फर्स्टली यू नीड टू फाइंड द बेस्ट सोर्स जहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट सबसे अच्छे रेट पे
मिले so that you can compete in the market. दूसरा चैलेंज ये आ जाता है बिकॉज अगर आप वो प्रोडक्ट ज़रा सा भी हाई प्राइस पे अपने लिए परचेज कर रहे हैं, तो अगर कोई कंपेटिटर है तो वो आपको बीट कर सकता है इन द प्राइसिंग। दूसरा, आपके लिए क्योंकि एक नया बिजनेस है, ठीक है, आपने अभी एक लेट से स्टार्ट किया है विद वन प्रोडक्ट, और कोई दूसरा कंपेटिटर है, वो उसको ये पता है कि प्रोडक्ट हाई सेलिंग आइटम तो है, इसको लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं मेरी वेबसाइट में, लेकिन जब वो मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो मैं 100 और प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा हूँ, चांसेस ये हैं कि वो और प्रोडक्ट्स भी परचेज कर लेगा, ठीक है, और मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बाकी प्रोडक्ट से बन जाएगा, तो मैं इस पे थोड़ा compete भी कर सकता हूँ। तो वो एक चैलेंज आपको फेस करना हो सकता है। ठीक है, तो इन चैलेंजेस को नज़र में रखते हुए प्रोडक्ट हंटिंग इज समथिंग दैट इज going to make you a winner, and it plays a crucial part in your e-commerce journey. So 90% जो रोल प्ले करता है आपकी एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स जर्नी में, दैट इज प्रोडक्ट हंटिंग। उसके बाद आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है, आपकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है, आपकी ब्रांडिंग कितनी अच्छी है, वो सब चीज़ें फिर बाकी 10% में आती हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हाउ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हंटिंग एक्चुअली इज। सो द रियल प्रॉफिट हाइड्स इन परचेजिंग, नॉट इन सेलिंग। जितनी अच्छी तरह से आप अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग को प्लान आउट करेंगे, उतना ही बेहतर आप, या उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल रह सकते हैं अपने ई कॉमर्स जर्नी को लेके। क्योंकि लेट से आज आपका एक प्रोडक्ट 2,000 रुपये का सेल हो रहा है, आपका कंपेटिटर 1,800 का बेच देता है, तो आपको उसको बीट करने के लिए फिर हो सकता है 1,750 रुपये कुछ कम, या एटलीस्ट उसी की मैचिंग फिगर अगर आपको देनी पड़े। तो ऐसा ना हो कि आप कहें कि नहीं, मेरी तो सोर्सिंग ही इतनी महंगी आ रही है, आई कैन नॉट अफोर्ड इनटू दिस। और बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेसेस इसी वजह से फेल हो जाते हैं, व्हेन दे फाइंड अ स्लाइट कंपटीशन इन देयर प्रोडक्ट सेलिंग। सो सबसे पहले गोल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। सबसे पहले, इफ यू आर फाइंडिंग अ प्रोडक्ट फॉर ई कॉमर्स, यू नीड टू फाइंड द हिडन जेम्स। हिडन जेम्स कभी कभी आपकी प्लेन आईसाइट के सामने होते हैं, और कभी कभी आपको उनको ढूंढना पड़ता है। लेट्स से आपके कोई रिलेटिव्स हैं, ठीक है जी, वो मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, और वो प्रोडक्ट बड़े अच्छे सेल भी होते हैं, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो पाकिस्तान में भी जो है ना बड़ी क्वांटिटी पे सेल कर रहे होते हैं। सो दैट इज अ हिडन जेम दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आई। दूसरा, आप कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं, आपको लगता है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कि रनिंग प्रोडक्ट बन सकता है, एंड इट कैन जनरेट मी गुड प्रॉफिट्स, और आपको उसकी सोर्सिंग बड़ी अच्छी मिल जाती है, ऐसी कि आप किसी भी कंपेटिटर को बीट कर सकते हैं उस प्राइसिंग में। दैट इज ऑल्सो अ गुड वे टू फाइंड दोज हिडन जेम्स। थर्ड ये होता है कि यू फाइंड अ प्रोडक्ट और यू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट जिसकी अभी तक शायद मार्केट में डिमांड बन सकती है, लेकिन अभी तक वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। बहुत दफ़ा हमें ऐसा प्रोडक्ट भी हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है जो हम बाद में सोचते हैं कि यार ये प्रोडक्ट जब नहीं था तो हाउ वाज आई सर्वाइविंग, ये तो बहुत बेसिक नीड है मेरी। ठीक है, उसमें अगर मिसाल के तौर पे हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब हमारी बिल्कुल एक वांट बन गई हैं। उसमें लेट्स से हमारी, अगर की चेन से लेकर हमारी चश्मों के फ्रेम्स हो गए, या हमारी मोबाइल कवर्स इनफैक्ट हो गए, हमारे लिए जो स्टेशनरी आइटम्स होते हैं वो चीज़ें हो गई, मोबाइल चार्जर्स एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने अराउंड में नज़र आएंगी, और जिससे पर्सनल मैं अपनी उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिस वक्त मुझे टेबल पे नज़र आ रही हैं। अदरवाइज अगर आप किचन में जाते हैं तो किचन की आपको डिफरेंट चैलेंजेस मिलते हैं, और अगर आप वो अमेजोन के प्रोडक्ट्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि दैट कैन हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ आइटम्स, इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इन योर स्मूथ किचन जर्नी। इसी तरह
अभी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे लेट्स से आई एम वेरी लेजी अबाउट टर्निंग द स्विच ऑन एंड ऑफ। ठीक है, अगर मैं आराम से बेड पे लेटा हूँ तो मुझे यार अब कौन उठे, बटन बंद करे और बटन खोले एंड सो ऑन। तो आई सॉ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन के एक ऐसा गैजेट है, स्मार्ट गैजेट है, वो एक टूल है जो कि आप अपने किसी भी बटन के ऊपर प्लेस कर देते हैं एंड इट कैन ऑपरेट फ्रॉम योर फोन एज वेल। कि आप सिर्फ अपने फोन पे उसको ऑन एंड ऑफ करेंगे एंड दैट डिवाइस इज गोना डू इट फॉर यू। ठीक है, मेरे जैसे लेजी बंदे के लिए बड़ा एक आइडियल प्रोडक्ट है। ठीक है, सो आई नो के ओके दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट। अब वो कितना जल्दी कॉमन हो जाता है या कितना टाइम लगता है, इसके अलावा मुझे जो है ना एक प्रॉब्लम बड़ी आती है जी डिस्पेंसर की वाटर बॉटल चेंज करने के लिए। सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, और अभी तक जो सोल्यूशन हमें दराज पे या डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नजर आया, दैट इज अ सिलिकॉन और अ प्लास्टिक बेस्ड हैंडल कि आप उसको उस बॉटल के ऊपर पिक करते हैं सो यू कैन लिफ्ट इट अप इजीली। बट स्टिल द स्ट्रगल इज देयर कि मुझे वो 19 लीटर की बॉटल को अभी भी अपने शोल्डर्स के ऊपर उठा के देन आई हैव टू फ्लिप इट अप ऑन द डिस्पेंसर, जो कि एक चैलेंजिंग काम है। तो आई जस्ट डिस्कस्ड इट विद माय ब्रदर कि अगर हम कोई ऐसे प्रोडक्ट की एक ऐसी एक पुली काइंड ऑफ अ थिंग बना लें, एक मैकेनिकल गैजेट की जहाँ पे सिर्फ आप बॉटल को प्लेस करें, उसके बाद या तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो कि वो ऑटोमेटिकली उस बॉटल को ऊपर तक लेकर आए एंड देन आई जस्ट हैव टू फ्लिप इट और मैं उसको डिस्पेंसर के ऊपर रख दूं, या फिर कोई मैकेनिकल ऐसा एक लिवर टाइप की चीज बना लूं कि मैं बस उसको अपने पैर से पुश करूं या अपने हाथ से किसी लीवर को घुमाऊं या अप एंड डाउन करूं और वो बॉटल ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाए। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे घर भी देखे हैं, ठीक है, जहाँ पे एजेड लोग हैं या जहाँ पे जो है ना मैं कहूँगा कि इतनी मसल पावर नहीं है कि वो ये काम कर सकें। सो उनके लिए कि कांस्टेंट जो है ना चैलेंज रहता है कि जी इस बॉटल को फ्लिप करना है। अच्छा, सोल्यूशन क्या होता है कि जी जो बॉटल डिस्पेंसर प्रोवाइड करने के लिए आते हैं वो उन्हीं से या तो लगवा लेते हैं या फिर मोहल्ले में कोई बच्चे बच्चे से कि जी काम करो, बट इट स्टिल हैसल फॉर देम। ऐसे बहुत सारे अभी भी चैलेंजेस हैं जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं और वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होते हैं, वी जस्ट हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। डोर स्टॉपर की जैसे आपने बात की कि हाँ बहुत ज़्यादा एक चैलेंज होता है, डस्ट के हिसाब से भी, एयर कंडीशन की जो हवा है वो भी दरवाज़ों की जो बॉटम से जो एक स्पेस होता है वहां से निकल जाती है। तो उसके लिए वो डोर स्टॉपर किसी ने बना दिया, दैट इज अ गुड प्रोडक्ट। मतलब वो अब मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर लोगों के घरों में दैट इज लाइक अ कांस्टेंट थिंग गोइंग ऑन। बट चैलेंज उसमें यही है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो तो ही इज स्टिल कीप ऑन सेलिंग इट, बट जो रीसेलर्स हैं वो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर 18 सॉरी तकरीबन मैंने देखा है कि जी 50-60 रुपए से लेकर वो स्टार्ट होते हैं और वो फिर 1800-2000 रुपए तक भी कॉस्ट जाती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बट अगेन आपको कंपटीशन मिल जाता है उसमें, क्योंकि जो चीज़ इतनी डिमांड बन जाती है उसमें कंपटीशन हाई हो जाता है। बट द ओनली पर्सन विनिंग इन दिस गेम इज द पर्सन हु इज मैन्युफैक्चरिंग और द पर्सन हु इज सोर्सिंग इट। क्योंकि अगर वो 20-30 रुपए का भी इंपोर्ट करते हैं और इफ दे आर सेलिंग इट फॉर 50 रुपीज, तो मेरे आप जैसे जितने भी ई कॉमर्स एंथुजियास्ट हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी इवन मार्केट प्लेसेस हैं, वो सब उसी से सोर्स कर रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड इज कि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग की फील्ड में एंटर होते हैं तो इट हेल्प्स यू गेट द फीडबैक। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स को देखते रहेंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स को स्टडी करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती रहती है। आपके पास उनकी जो है ना सोर्सेज या रेफरेंस पॉइंट आ जाते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट कहाँ से मिल सकता है, ये प्रोडक्ट मैं कहाँ से सोर्स करके कितने रुपए का मिलेगा एंड कितने तक का सेल कर सकते हैं। नेटवर्किंग और लर्निंग आपकी काफ़ी बढ़ जाती है इससे। यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि प्रोडक्ट हंटिंग, जैसे कि मैंने आपको कुछ ग्रुप्स के भी लिंक दिए थे, कि अब उन ग्रुप्स को अगर आप देखें व्हाट्सएप के, तो वहाँ बात ही प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग की बात हो रही है। जी मेरे पास ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, आई एम विलिंग टू गिव इट फॉर दिस पर्सन दिस कॉस्ट।
फिर आप उस प्रोडक्ट को जब दराज पे देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, तो आपको नजर आता है कि जी ये प्रोडक्ट तो एक सर्टेन अमाउंट में सेल हो रहा है, सो यू कैन मेक अ सर्टेन प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो ज्यादातर जो ई कॉमर्स कर रहे हैं लोग, वो बहुत जल्दी ना ही फ्लिपिंग वाले गेम में होते हैं कि वो किसी भी प्रोडक्ट की 20, 30, 50, 100 क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, उसको लिस्ट करते हैं, उसको सेल करते हैं, एंड बाय द टाइम दे आर सेलिंग दिस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, दे आर फाइंडिंग न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल। तो कंटिन्यूअसली उनका एक ये सर्कल जो है, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, सेलिंग का एक वो चेन उनकी चलती रहती है, जिसकी वजह से दे हैव टू कीप on the edge every time, and they have to like keep looking for new products, and they have to keep looking for uh, best products in the best prices. ठीक है, so it helps you in learning more until and unless you find that 1, 2 or 5 or 10 products जो आपके हीरो प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स में मोस्टली होता भी ये है कि अगर आप इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स का स्टोर बनाते हैं, तो उसमें आपकी 90% ऑफ जो सेल होती है ना, वो आपके 10% प्रोडक्ट से आ रही होती है, बट स्टिल यू कीप अदर प्रोडक्ट्स इंटैक्ट, क्योंकि वो आपके एड ऑन बास्केट साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अगर जर्नी को समझें, सो लेट्स से आपका एक स्टोर है, ठीक है, जो कि किचन इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं। अब आपकी एक नाइफ का सेट है जो सबसे ज्यादा सेल होता है, और उसके बाद आपने जो बाकी प्रोडक्ट्स भी लगाए हुए हैं, अब लेट्स से आपको कॉस्ट पड़ रही है जी, फेसबुक को या गूगल को आप एड्स के जब पैसे दे रहे हैं, तो वो आपसे चार्ज करते हैं 1000 रुपीज पर कन्वर्जन। आपका वो प्रोडक्ट सेट जो है वो लेट से 3000 रुपए का, 1000 रुपये आप फेसबुक को दे देते हैं, लेट से 1500 रुपये आपकी कॉस्ट है उसकी, 500 रुपये आपको पीछे सेव होते हैं। लेकिन अगर इसके साथ आपने कुछ और आइटम्स भी रख लिए, लेट से कोई स्पून का सेट रख लिया, कोई और ऐसे आइटम्स आपने रख लिए, अब कोई कस्टमर आ रहा है और एवरेज आउट, लेट से दिन में आप अगर लेट से 10 ऑर्डर आप डिलीवर करते हैं, उसमें से 2 ऑर्डर्स आपके ऐसे भी हैं जो कि नाइफ के साथ और भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। तो अब जो फेसबुक की जो कॉस्ट प्राइस थी ना, वो तो सेम ही है, वो 1000 रुपये में ही आपको वो सेल जनरेट करके दे रहा है। लेकिन अब क्योंकि आपका बास्केट साइज इंक्रीज हो गया, अब आप 3000 की नहीं, अब आप 5000 रुपये की सेल कर रहे हैं, तो जहां आपको पहले 500 रुपये प्रॉफिट मिल रहा था, वहां अब हो सकता है आपको 1000, 1500, 2000 रुपये तक का प्रॉफिट मिल सकता है। सो इस तरह से आप अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी। मिनिमम इन्वेंट्री मेरी नज़र में तो आप जितनी कम रखें उतना बेहतर है। अगर आपके पास सोर्सिंग इतनी अच्छी है कि यू कैन जस्ट कीप द प्रोडक्ट्स ओवर देयर, और आप एक तरह के समझिए ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन उसमें चैलेंजेस भी आपको ये फेस करने मिलते हैं कि जैसे ही उस सप्लायर को पता चलता है कि जी यू आर अर्निंग दिस मच फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, तो वो कल को अपना स्टोर बना लेता है, या इफ दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट पीपल एज वेल, तो आपको वो चैलेंजेस भी मिलते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव फाउंड अ गुड सेलिंग प्रोडक्ट, तो आप डिपेंड करता है, आप उसकी मार्केट, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री आपको लेनी चाहिए based on the orders that it is generating on daily basis. स्ट्रेटजी और फॉर्मूला देखें, स्ट्रेटजी सिंपली है, टेस्ट एंड रन का गेम है। You have to keep on moving, you have to keep on finding new products, and you have to keep on like selling. जो फॉर्मूला है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। अच्छा जी, वेयर टू हंट दीज प्रोडक्ट्स। सबसे पहले दराज, जो कि सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है पाकिस्तान का ई कॉमर्स का, उसने एक टूल लॉन्च किया है जारविस के नाम से। आप जारविस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 1 वीक का फ्री ट्रायल मिलता है आपको, उसके बाद उसकी एक सर्टेन मंथली कॉस्ट होती है, एंड दैट टूल गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोडक्ट दैट यू फाइंड ऑन दराज। वो उसकी सारी इंसाइट्स आपको दे देता है, जिसकी बेस पे इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट्स मार्केट। बहुत ज़्यादा ऑफलाइन मार्केट्स हैं हमारे पास, जिसमें से हम एक विजिट भी अपना प्लान कर रहे हैं कि हम उन
लोकेशंस पे या उन मार्केट्स में जाएंगे वेयर वी कैन फाइंड these products in bulk quantity, और वहाँ पे हम देखेंगे कि जी किस तरह के प्रोडक्ट्स आज की मार्केट में अवेलेबल हैं एंड which product we can basically select for our particular niche or particular market. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स मिल जाते हैं जिनके पास जो प्रोडक्ट आप इंटरेस्टेड हैं वो दे आर सेलिंग इट, सो यू कैन जस्ट सिंपली communicate or coordinate with them. Alibaba is also a good source of products, but उसमें चैलेंज ये आ जाता है कि उसके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना से मैन्युफैक्चरर हो रहे होते हैं, तो आपको शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है ना एफर्ट पुट इन करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जो कि एक स्टार्टअप के लिए या जो कि एक न्यू कमर के लिए इज़ नॉट द आइडियल प्लेटफॉर्म। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हम जब आगे अमेज़न देख रहे होंगे तो हम उसमें भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी टू गेट इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लोकल प्रोडक्ट हंटिंग की। स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्ट प्रोडक्ट हंटिंग, सबसे पहले आपने इंटरेस्ट अपना डिफाइन करना है, क्योंकि इंटरेस्ट के बगैर जो है ना यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद पैशन। अब लेट्स से मेरे एक रिलेटिव हैं, ठीक है, ही सेल्स डिफरेंट आइटम्स जो पीवीसी, आई थिंक पीवीसी पाइप से रिलेटेड हो गए या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो सेल करते हैं, एलईडी बल्ब्स एंड एवरीथिंग। इसके अलावा उनकी बड़ी सेलिंग है गीजर्स को लेकर एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज कि एक तो फर्स्टली जब मैं बास्केट साइज और इन सब चीज़ों को एनालाइज करता हूँ तो इट्स नॉट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन। डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि हैवी आइटम्स होते हैं, फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं, तो उसमें भी एक चैलेंज हमें मिलता है। दूसरी वजह ये भी है कि उस प्रोडक्ट में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। आई डोंट वांट टू बी नोन एज अ पर्सन जो कि गीजर सेल करता है या बल्ब सेल करता है। उस प्रोडक्ट की ना मुझे कोई नॉलेज है, एंड इवन इफ आई बिकम अ किंग इन सेलिंग दैट प्रोडक्ट ऑनलाइन, आई विल स्टिल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, सो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड योर इंटरेस्ट। आप अपनी अपने जो आपका एक, मैं कहूँगा कि जो आपका अपना जोन है, जो आपका अपना माइंडसेट है, जितने करीब रहेंगे आप उससे अपने प्रोडक्ट हंटिंग को लेके, उतना बेहतर आप उसको चला सकते हैं, उतना बेहतर आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। एंड इवन इफ यू फेल, सो आपको इतना जो है ना ज़्यादा मसला नहीं होगा। यू विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, मैंने एटलीस्ट वो काम किया जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, एंड यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम इट एज वेल। You have to stay curious with an open mind. Make sure to keep on finding the products. ठीक है, इवन अगर आपको कभी कभी अपने जो इमीडिएट इंटरेस्ट की हम बात करें उससे थोड़ा बाहर भी जाना पड़े, बट इफ यू फाइंड कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है दैट हैज द पोटेंशियल, देन यू कैन सिंपली गो फॉर इट। यू हैव टू इंगेज वेरी थॉटफुली। ठीक है, जब भी आप प्रोडक्ट्स के साथ या उन प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स के साथ जब भी आप इंगेज कर रहे होंगे, यू नीड टू बी अवेयर के simply simple game and it's a game of profit and loss. So you need to be aware कि अच्छा ये प्रोडक्ट, अगर मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट अपना बिल्ड कर रहा हूँ तो पहले मैं उसकी रिसर्च कर लूँ कि ये प्रोडक्ट कितने का सेल होता है, नॉर्मल बायर्स को कितने तक का मिलता है, मेरा सप्लायर कितने तक का प्रोवाइड कर रहा है, हाउ मच टाइम और हाउ मच efforts or how much money do I have to put into make a brand for myself, make an audience for myself, and then you ask those questions from those makers and even that product as well. आप उस प्रोडक्ट से पूछेंगे कि भाई क्या तुम मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दोगे या नहीं दोगे, और उसके लिए यू नीड टू evaluate all the options that you have, कि जी ये प्रोडक्ट की जो भी अभी हम हंटिंग टेक्निक्स को देखेंगे उन सब में क्या ये फुलफिल कर रहा है या नहीं। ठीक है, etiquettes and best practices for product hunting is firstly you need to be respectful with all the suppliers, ठीक है, so that
बेशक उनके साथ काम ना करें, बट एटलीस्ट यू make sure that the doors are open, and whenever you plan on moving further in that direction, तो आपके लिए वो market available हो. ठीक है, you need to support the makers as well. ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा effort नहीं लगती. You just need to talk to them, you need to appreciate what they are doing. ठीक है, कभी कभी आपको फैक्ट्री विजिट्स करने पड़ते हैं, कभी आपको वेयर हाउस विजिट्स करने पड़ते हैं, एंड जस्ट बी रिस्पेक्टफुल विद देम, सपोर्ट देम कि हाँ जी बहुत अच्छा काम है आपका, एंड इट वुड बी ग्रेट अगर हम साथ काम करेंगे, एंड सो ऑन. एंड यू नीड टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली एज वेल. ठीक है, मेक श्योर दैट you share your insights, experiences and opinions with the maker, with the buyer or with the manufacturer, so that उनको हेल्प आउट मिल सके आपके इनसाइट्स से, और दे फील लाइक कि हमारी ये सिर्फ जो एसोसिएशन बनने जा रही है, इट्स नॉट जस्ट गोना बी अ प्रॉफिट एंड लॉस थिंग. You both are going to teach each other about your education as well, about the product. ठीक है, फॉलो द 1/3 रूल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ई कॉमर्स का, जो मैं फॉलो करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि सबको फॉलो करना चाहिए. 1/3 rule says that whatever the product you are finding, उस वो प्रोडक्ट अपनी सेलिंग प्राइस से कम 66% लेस प्राइस में मिलना चाहिए. ठीक है, जब आपको लेट्स से 33% की कॉस्ट में वो प्रोडक्ट मिलेगा, then you will be able to invest further 33% in all the operational and marketing cost, and then you will be able to make at least 33% profit from each sale. इसकी मिसाल ऐसी है, और इनफैक्ट अगर आप इन ग्रुप्स पे भी देखेंगे तो आपको मोर और लेस इस कॉस्ट के आसपास के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. somebody is selling a product for 500 rupees और आप उसको दराज पे या अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं तो वो 1000, 1200, 1500 रुपए तक में सेल हो रहा होता है. एक और बड़ा फैक्टर इसमें इन्वॉल्व ये भी होता है, दैट इज योर ब्रांड इमेज. अब एक बहुत मशहूर जो है ना, एक टॉयज सेलिंग कंपनी है ऑनलाइन, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम. तो मुझे ऐड नजर आता है उसका कि जी दे हैव दिस टॉय इन स्टॉक. मैं उसको ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ जी उसकी प्राइस वगैरह एंड एवरीथिंग. अब क्योंकि वो ब्रांड है, दे हैव देयर ओन एक्सपेंसेस एज वेल, दे हैव टू कीप रनिंग देयर ब्रांड इमेज एज वेल, तो उनकी कॉस्ट हाई मिलती है मुझे. एंड देन आई जस्ट सर्च द सेम प्रोडक्ट ऑन दराज, तो मुझे वो बहुत कम रेट्स में, मतलब मैं कहूँगा कि अगर 2500 रुपये का प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं तो मुझे वो 1500-1200 रुपये का दराज पे इजीली मिल जाता है. एंड इट्स द सेम प्रोडक्ट, बिकॉज दोनों का सप्लायर सेम है. ठीक है, दोनों को कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम मिली हुई है, सिर्फ एक ने प्रॉफिट अपना ज्यादा रखा हुआ है बिकॉज ही हैज टू मैनेज सर्टेन एक्सपेंसेस. सो मी बीइंग द कस्टमर, मैं मुझे ब्रांड इमेज से लेना देना नहीं है उनके. आई जस्ट फाइंड द बेस्ट कॉस्ट फॉर मी. तो यहाँ पे क्या होता है कि एड वो चला रहे हैं, पैसे उनके लग रहे हैं, लेकिन सेल कोई दराज का सेलर उठा रहा है जस्ट बिकॉज ही इज सेलिंग इट ऑन अ लेसर प्राइस. अब वो दराज वाला जब वो इस फॉर्मूले पे जा रहा है तो उसकी जो ऑपरेशनल और मार्केटिंग कॉस्ट है ना, वो कम हो जाती है. 33% उसको ये बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि वो एड्स रन नहीं कर रहा है, उसने दराज पे अपना स्टोर बना लिया एंड ऑडियंस आर कमिंग इन ऑर्गेनिकली. सो नाउ इट्स अप टू हिम कि वो चाहे तो इस 33% को मजीद अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर दे, या वो अपनी कॉस्ट प्राइस कम करके अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखे लेकिन अपनी सेलिंग प्राइस को कम कर दे, या फिर वो अपनी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है अगर वो थोड़ा महंगा भी अब उसको ले ले, बट स्टिल ही विल बी इन द सेम प्रॉफिट जो कि एक डिफरेंट ब्रांड होगा. सो यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप प्रोडक्ट कोई भी हंट करें तो इस 1/3 रूल को जरूर फॉलो करें. जी रईसा. सर आपने जो प्रोडक्ट्स एंड ट्रस्ट के बारे में बताया उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि बीइंग अ फीमेल, सो
मेरी नजर जो सबसे पहले जाती है बेडशीट्स पे, स्लीपिंग सूट्स रीसा पे, और आपकी जो आवाज़ नहीं आ रही, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सर इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के कैन यू बारे में स्टार्ट बात अगेन कर। प्लीज़? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। राइट, सो सर इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाह रही थी मैं, कि बीइंग अ फीमेल मेरी जो नजर सबसे पहले जिन प्रोडक्ट्स पे जाती है वो बेड शीट्स होती है, हुँ, स्लीपिंग हुँ। सूट, या फीमेल यूज की जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो, जैसे मेकअप जी। वगैरह। सो जैसे गैजेट्स हो गई इनके, तो दिमाग जाता ही नहीं उस साइड पर। जैसे आप कह रहे हैं कि 10 प्रोडक्ट्स हमारी लिस्ट में होने चाहिए, सो मुझे कभी जी। कभी लगता है कि शायद मैं काइंड ऑफ टेस्ट और ट्रायल में ही हमेशा रहूंगी, क्योंकि सपोज कि लास्ट ईयर मैंने इस ईयर के स्टार्ट में बेडशीट्स लाई, और मेरे हुँ, रिलेटिव्स ने वो मुझसे फ्री ले ली, कि हुँ, हुँ। अच्छा लेट्स से जो भी वो सारा मैनिपुलेशन होता है, कि हाँ आप स्टार्ट कर रहे हो तो हमें भी दो, हमें भी दो। और ऑब्वियसली आप जी। रिलेटिव्स को सेल नहीं कर सकते, उनको एज अ गिफ्ट देना पड़ती है। सो वो हुँ, हुँ। इतना ज्यादा कभी कभी एक लूप में आई थिंक मैं स्टक हो जाती हूँ, कि मैं सेलिंग की तरफ आ ही नहीं पाती, और अगेन के जो मेरा इंटरेस्ट है वो सिर्फ फीमेल यूजेज प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है। तो जैसे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, या डिफरेंट एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ। जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, उसकी जी। तरफ कैसे इंटरेस्ट पैदा करें। और दूसरा ये कि ये जो प्रोडक्ट्स अभी मैं बात कर रही हूँ, इनकी लाइफ टाइम मुझे लगता है कि जैसे बेडशीट्स की लाइफ टाइम कम होती है, इंटरेस्ट बड़ी जल्दी डिजाइन के साथ चेंज हो जाता है लोगों का, और हुँ, हुँ। काफी लोग ऑनलाइन की बजाय स्टोर विजिट करना चाहते हैं। सो इसमें किस तरह से नॉलेज थोड़ी सी एक्सपैंड करें। देखिए, सबसे पहले तो जो रिश्तेदार और दोस्त होते हैं ना आपके, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, ठीक है? सो एक पॉलिसी तो अपनी ये बना लें कि दोस्ती यारी अपनी जगह, बिज़नेस अपनी जगह, एंड यू शुड टॉक टू देम कि जी बिज़नेस है, ठीक है? और इफ देयर इज़ अ सर्टेन कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और समथिंग, तो एट लीस्ट वो कॉस्ट उनको तो पे करनी पड़ेगी। सेकेंडली, कि ऐसे रिश्तेदार ही किस काम के, ऐसे दोस्त ही किस काम के जो आपको प्रॉफिट नहीं दे पा रहे। आप उनको कहें कि जी इफ़ यू नीड्स दिस थिंग, तो ये प्राइस है, आप यहाँ से जाके ऑर्डर करेंगे, आप ऑर्डर करेंगे तो मेरा मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा, कभी आप भी तो मुझे बेनिफिट दें, मैं ही क्यों आप लोगों को बेनिफिट दे रही हूँ। दूसरा, इफ़ यू कैन नॉट से दिस टू देम, तो आप मेरी वाली स्ट्रैटेजी अपना लें कि आई डोंट इवन अनाउंस एनीवेयर कि जी आई एम सेलिंग दिस थिंग या आई एम डूइंग दिस थिंग। आई मेक द स्टोर, आई स्टार्ट सेलिंग, और आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स से ज़्यादा ट्रस्ट जो है ना आप पे स्ट्रेंजर्स कर रहे होते हैं, बिकॉज़ दे आर ऑर्डरिंग फ्रॉम योर स्टोर विदाउट इवन नोइंग यू। तो इवन अगर जैसे कॉफ़ी वगैरह एक ब्रांड है पाकिस्तान में, आई एम नॉट श्योर कहाँ का ब्रांच है उनकी, बट उनकी भी एक सिंपल पॉलिसी है कि देयर आर नो डिस्काउंट्स फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज़ इफ यू रियली आर अ फ्रेंड, इफ यू रियली आर अ फैमिली, तो आप मुझे हेल्प करेंगे मेरे बिज़नेस को ग्रो करने में, ना कि आप मेरे लिए ऊपर एक और लायबिलिटी बन जाएँगे। सेकंड, जैसे हमने कहा कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स की नीड होती है जिनकी वेरिएंट्स इतने ज़्यादा ना हो, जो इतने ज़्यादा डाइवर्स पोर्टफोलियो ना हो जिसका। तो इन प्रोडक्ट्स में यही चैलेंज आता है कि सीज़न वाइज़, इवेंट्स वाइज़, अ, प्रिंट वाइज़ इसकी बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशंस बनानी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं, एंड देन उसके बाद उसमें से कुछ प्रोडक्ट सेल होते हैं, बाकी सारे आपकी इन्वेंटरी में स्टक हो जाते हैं। और उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, मतलब वो समझें वो आपकी मार्केट की एक लायबिलिटी कॉस्ट है कि आपने, क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, आपने ये प्रोडक्ट की नीश आपने डिफाइन की है, एंड यू वांट टू सेल इन दिस कैटेगरी, तो उसके ये ड्रॉबैक्स हैं जो जब आप इसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो आपको रियलाइज होगा कि इसकी क्या फॉर्मेट, मतलब इसकी क्या फॉर्मेटिंग हम फॉलो करते हैं। जी ईशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी जो प्रोडक्ट है लाइक डिटॉक्स वेट लॉस की, वो तो है ही फीमेल्स की ना। तो जब मैंने वो हम्म, स्टार्ट की थी तो मेरे पास ये ऐसे बहुत सारे आए थे कि तुम स्टार्ट कर रही हो तो हमें ट्रायल के लिए दो, या इस टाइप की चीजें ना। हम्म, तो मैंने सिंपली उनसे बोल दिया था कि भाई मैं स्टार्ट ही जीरो से कर रही हूँ, जब मेरे पास पहला ऑर्डर आया तब जाके मैंने मटेरियल बाय किया है, ठीक है।
लेबलिंग वगैरह कर ली थी और ऐड डाल दिया था। बाकी ये सच है कि जब मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आया तो ही मैंने मटेरियल बाय किया उसका, और फिर मैंने उसे बना के मैंने कहा तो मैं तुम लोगों के पास भी सीखी दूँ। और उस पे आपको बहुत इस तरीके से रिलेटिव्स को डील करना होता है कि उन्हें रूड भी ना लगे, मतलब हंसते हुए और मजाक की वे में, और मना करना होता है। तो ये कोई अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं, जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, किसी भी चीज का करो, आपके पास आएंगे, हाँ चलो हमें सैंपल दो या इस टाइप की चीज दो, तो आपको उन्हें डील करना है, हम्म, वरना आप कभी भी बिजनेस नहीं या बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते अगर आप किसी को फ्री में चीजें देने लग जाओ। ये मेरा वो है कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी को एक चीज भी फ्री में दे दो तो आप कभी भी बिजनेस मैन अच्छे बन ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे चाचा हैं, ठीक है, उनका जो है ना एक बिरयानी का सेटअप है। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था, आज से कोई 10-12 साल पहले, तो स्टार्ट में जब लॉन्च होता है तब तो चले आपको फ्री बिरयानी भी मिल गई एंड एवरीथिंग। उसके बाद फिर क्या होता था कि सिंस हिज बिजनेस वाज न्यू, तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ उनका स्टॉक मैं कहूँगा वो बच जाता था। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू कि वो 2 या 3 पैकेट जो है ना हमें डेली बेसिस के ऊपर रात को भिजवा देते थे। हम बड़ा खुश होते थे कि वाह यार, फ्री बिरयानी मिलना शुरू हो गई है। बाद में पता ही चलता है कि जब आप फिर उनसे मिलते हो तो ही जस्ट गिव्स यू अ लिस्ट कि जी ये बिरयानी जो है ना ये आपको गई थी, ठीक है, और ये उसकी प्राइस है। और जो उनकी प्राइस होती है वो प्राइस चार्ज करते थे जो उनकी कॉस्ट प्राइस होती थी। सो वी वर लाइक कि चलो ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, रिलेटिव है, हमें उनको, उनका बिजनेस है, नया है, सपोर्ट करना है, एंड हम उसको पे कर देते थे। इवन फ्रॉम दैट डे टिल टुडे, अभी भी व्हेन वी गो टू बाय बिरयानी फ्रॉम देम, तो वो हमें कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट तो दे देते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक दफ़ा भी उनको बोला हो कि जी फ्री में आप मुझे प्रोडक्ट दें। छोटी मोटी एड ऑन चल सकते हैं कि जी बिरयानी लिया, रायता उन्होंने फ्री दे दिया, या कोल्ड ड्रिंक उन्होंने फ्री दे दी, या कोई एडिशनल आइटम जर्दा वगैरह वो सब चीज़ें वो एज अ एड ऑन दे देते। बट प्राइसिंग वो उसको डिस्काउंटेड दे देते थे। फिर आफ्टर अ टाइम मैंने वो चीज़ भी ख़त्म कर दी, मैंने कहा नहीं, प्राइस भी अब हम फुल देंगे आपको। तो वही चीज़ है कि अब अगर आप प्राइस उनको फुल दे रहे हैं तो वो आपको कुछ एड ऑन में कोई ऐसी प्रोडक्ट दे देते हैं कि जी बीइंग अ रिलेटिव। और अगर प्राइस, कभी कभी वो प्राइस कम कर देते हैं कि जी अच्छा ये लो, 100 रुपये में ले लो, और दैट्स इट। तो आप रिलेटिव या फ्रेंड्स को चलें इस तरह से कंपनसेट कर सकते हैं जहाँ पे आप, यू आर स्टिल इन, इफ नॉट इन प्रॉफिट देन यू आर नॉट इन लॉस एज वेल। ठीक है, सर, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप जब बिजनेस अपना बना रहे हो तो बिजनेस की कुछ गाइडलाइंस आप सेट करेंगे, और उन गाइडलाइंस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बिकॉज कल को अगर आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है तो ये रिलेटिव या ये फ्रेंड्स नहीं आएंगे आपको फंडिंग देने के लिए कि जी अच्छा यार तुम्हारे लो बिजनेस लॉस हो गया, ये लो पैसे। तो बिजनेस इज अ वेरी सीरियस थिंग एंड यू नीड टू टेक इट सीरियसली एज वेल। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं विद बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। सबसे पहले मार्केट रिसर्च। आपने एग्जिस्टिंग मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास, आप उसको सर्च करें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स की अभी डिमांड चल रही है। जैसे मैंने बताया कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर डिमांड में रहते हैं, कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ओकेजनल प्रोडक्ट्स होते हैं। यू नीड टू डू योर रिसर्च फर्स्ट बिफोर फाइनलाइजिंग द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू सेल। यू नीड टू बी वेरी नीश फोकस। जैसे कि अभी हमने इसी Q&A से हमने आइडेंटिफाई किया, और ये मेरी रिसर्च भी है, कि पाकिस्तान में ऑनलाइन परचेजिंग का जो ट्रेंड है वो फीमेल्स की साइड पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। क्योंकि फीमेल्स ज़्यादातर जो हैं वो घरों में भी रहती हैं, दे डोंट गो आउट दैट मच। मर्दों को कोई चीज़ चाहिए होती है तो दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड द सिटी, वो रास्ते से कोई चीज़ पिक कर लेते हैं। एंड इवन इफ दे नीड समथिंग जो कि अवेलेबल ही सिर्फ ऑनलाइन है, सो दे टेंड टू जस्ट वेट एंड दे जस्ट टेंड टू कि जी लेनी है नहीं लेनी है, व्हाटसोएवर। इवन अगर अपने मेल्स के लिए भी, हस्बैंड्स के लिए, ब्रदर्स के लिए, फादर के लिए भी कोई चीज़ देनी होती है, वो ज़्यादातर फीमेल्स ही ऑर्डर करती। So if your product is targeting to females, that means that you are into the right market.
ठीक है, सो मेक श्योर कि अगर आपका प्रोडक्ट फीमेल्स को टारगेट नहीं कर रहा है देन यू माइट बी फेसिंग सम चैलेंजेस। सो मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट टारगेट कर रहा हो इन फीमेल्स को। ठीक है, दूसरा आपकी नीश फोकस होनी चाहिए कि स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो लोगों को पता हो कि हु यू आर एंड व्हाट यू आर सेलिंग। अब वो नीश आपकी क्या हो सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पॉपुलर नीशेस हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना डाइवर्स ना करें स्टार्ट में अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है, प्रोडक्ट वैलिडेशन की अगर हम बात करें, सो सबसे पहले दैट प्रोडक्ट्स नीड टू ऑफर अ वैल्यू और इट शुड बी प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन टू द कस्टमर एज वेल। जस्ट एक रैंडम प्रोडक्ट है, जैसे अक्सर मैंने देखा है कि जी बहुत सारे लोग कुछ शो पीस सेल कर रहे होते हैं, फोटो फ्रेम्स की बात कर रहे होते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक सर्टन वे में ठीक है, इमोशनल वैल्यू हम कह सकते हैं। एक लोग अगर उसमें आजकल आपने प्रिंट ऑन डिमांड की चीज़ें देखी होंगी, कप्स पे लोग अपनी कोई हैप्पी एनिवर्सरी या हैप्पी बर्थडे और इस तरह के कुछ चीज़ें वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, सेंटिमेंट्स को वो चीज़ उनकी अट्रैक्ट करती है, दैट्स फाइन। बट एज सच उनकी लाइफ में डेली बेसिस के ऊपर क्या वो आइटम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और हाउ फ्रीक्वेंट दैट पर्सन इज गोइंग टू बाय फ्रॉम यू अगेन। अब मैंने लेट सपोज एक फोटो फ्रेम लेके अपनी टेबल पे लगा दिया, उसमें एक पिक्चर लगा दी, वो मुझे तो चले मेरे लिए इमोशनल बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है और वो मुझे जो है ना मेरे लिए एक वैल्यू भी क्रिएट कर रही है। बट अब मैं उसकी बेस पे एक और फ्रेम तो ला के नहीं रख दूंगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे अब और कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो रिपीट कस्टमर आपका जो है ना बहुत टाइम बाद आएगा। बट उसके अगेंस्ट अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट रखता हूँ जो कि यूज़ होता है, कंज्यूम होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, एंड दैट मीन्स कि अब वो कस्टमर को दोबारा वो प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, सो दे विल कम बैक टू मी इफ दे आर सेटिस्फाइड विद माय सर्विसेज। ठीक है, सेकंड चीज प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए यू नीड टू रीड द कस्टमर फीडबैक ऑन ऑल दीज प्रोडक्ट्स। जैसे अक्सर आपने देखा होगा एक सडनली एक प्रोडक्ट ट्रेंड में आता है कि वाह यार ये क्या प्रोडक्ट है। अक्सर औकात आपने देखा होगा बॉडी स्लिमिंग के प्रोडक्ट्स, एक्सरसाइज मशीन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और शुरू में बड़ा ट्रेंड चलता है उसका, एंड आफ्टर सम टाइम वो एक डिक्रीज एक डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है, आप जाके देखें तो लोग कहते हैं कि जी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इवन ऐसे बहुत सारे भी प्रोडक्ट्स मेरा दिल किया कि जी मैं परचेज करूं, लेकिन जब मैं उन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि नहीं यार इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, एंड सो ऑन, तो आई जस्ट ड्रॉप इट। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपका प्रोडक्ट है वो वाकई क्वालिटी में अच्छा है, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यू फॉर मनी दैट द कस्टमर माइट बी लुकिंग फॉर। कंपैरेटिव एनालिसिस आपने करना है। ठीक है, देखें कि जी जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आपके कंपेटिटर्स जो सेल कर रहे हैं एट व्हाट प्राइस दे आर सेलिंग। ठीक है, एंड और सारे फैक्टर्स कि वो कहाँ से सोर्स करते हैं, किस तरह से वो उसको ब्रांड कर रहे हैं, किस तरह से मार्केट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली आपके उन प्रोडक्ट्स में कोई डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए। इफ़ यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट दैट एवरीबडी एल्स इज सेलिंग देन आप बहुत जगहों पे स्टक हो जाते हैं, स्पेशली प्राइसिंग फैक्टर के ऊपर, कि आप जब कोई एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं देन हाउ कैन यू आस्क फॉर एडिशनल मनी, और हाउ कैन यू आस्क फॉर एन इंडिविजुअलिटी और अ डिफरेंट ब्रांड इमेज। जी सादिका। सर अभी आपने जैसे मेंशन किया कि मैंने कोई चीज़ अगर मंगवाई है एंड उसको सेल करने के लिए आई एम रेडी, तो उसकी जो क्वालिटी है आप ज़रूर अश्योर कर लें। तो अगर तो मैन्युफैक्चरिंग एंड किसी ना किसी फॉर्म में आपकी तरफ है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी कुछ ग्रुप्स पे हमें ऐड करवाया तो उस पे तो चीज़ें जैसे लोग बेचे जा रहे हैं और एंड पीपल आर ऑर्डरिंग, राइट? सो उनकी क्वालिटीज हम कैसे अश्योर करें, जरा आप प्लीज से बताइएगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो है ना बहुत सिंपल होता है कि आप जब भी कोई चीज़ बेचने का इरादा करेंगे तो पहले आप उस प्रोडक्ट को इन एंड आउट समझेंगे। तो नॉर्मली अब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं पहले वो प्रोडक्ट या तो ऑर्डर कर दें, या अगर आप ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप उस मैन्युफैक्चरर से, उस सोर्स प्रोवाइडर से कहेंगे कि जी सेंड मी सम सैंपल्स।
स्टूडेंट सर का जो है वो मे बी इंटरनेट इशू हो, तो उन्होंने जो है वो लीव हो गई उनसे मीटिंग, तो प्लीज़ वेट, वो ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू। सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब मैंने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया तो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी कि जी फीमेल टारगेट प्रोडक्ट है। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट जो है वो फीमेल ज़्यादा ऑर्डर करती, तो मेरा एक वो चेक लग जाता है उसमें लिस्ट में। सेकंड चीज़, जो प्रोडक्ट है दैट इज़ बेबी क्लोथिंग। ठीक है, अब बेबी क्लोथिंग में भी मैंने जो स्टार्ट किया वो सिर्फ मैंने स्टार्ट किया 0 to 2 years से लेके। अब ये जो एज होती है एक बच्चे की 0 to 2 years में, इसमें एक बच्चा सबसे ज़्यादा साइजेस अपने चेंज करता है। मतलब सिर्फ 2 साल के अंदर वो 5 से 6 साइजेस चेंज करता है। दैट मीन्स कि मेरे प्रोडक्ट की रीसेल या डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसके अगेंस्ट लेट से मैं टी शर्ट्स सेल कर रहा होता लड़कों की, तो 18 साल से लेकर आई थिंक 25-30 साल की उम्र तक लड़कों का साइज जो है वो सेम ही रह रहा होता है। और शर्ट्स भी वो, मतलब एक टी शर्ट अगर वो आज परचेज करेंगे तो उसके बाद अगली टी शर्ट महीनों बाद, सालों बाद जाके परचेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने देखा कि जी प्रोडक्ट की रनिंग मेरी ज़्यादा है। उसके बाद फिर ये जो एज है इसमें इट इज़ अ परफेक्ट गिफ्ट आइटम एज वेल। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ मार्केट के इट्स एन इवेंट, सेलिब्रेटेड इवेंट एज वेल। उसके बाद नो मैटर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी भी हो, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है आप कभी भी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते। आप बेशक अपने लिए कोई सूट नहीं खरीदेंगे, लेकिन इफ़ यू हैव अ बेबी इन द फैमिली, सो आप उसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते हैं। एंड इफ़ यू हैव टू गो समवेयर देन यू मेक श्योर कि कोई अच्छा लग्जरी भी आप यूज़ करें, तो उसके लिए यू डू फाइंड दीज प्रोडक्ट्स। एक और फैक्टर जो इसमें इंक्लूड हुआ वो ये था कि इस एज में बच्चा कपड़े गंदे भी सबसे ज़्यादा कर रहा होता है। दे आर इनटू क्रॉलिंग, दे आर pooping एंड शिटिंग ऑल ओवर द प्लेस। तो कपड़े जो है ना उनके बहुत जल्दी जल्दी खराब भी हो रहे होते हैं। दैट मीन्स कि वो डिमांड मेरी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेम जैसे जिशान ने कहा कि यहाँ पे आपकी जो है निगोशिएटिंग फैक्टर भी नहीं होता कि अगर कोई चीज़ आपको अपने बच्चे के लिए पसंद आ गई तो बस वो लेनी है। तो इन सारे फैक्टर्स को देख के आई शॉर्टलिस्टेड दिस कैटेगरी। बट चैलेंज अभी भी मेरे सामने बहुत आए। ठीक है, उसमें अगेन मेरा भी जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अ वेरिएबल प्रोडक्ट। उसके बहुत सारे वेरिएंट्स मुझे चाहिए होते हैं, उसके मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट साइजेस मुझे चाहिए होते हैं। बट मैं फर्स्टली उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो पेशेंस रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है टू मेक अ ब्रांड इमेज, आई डू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो मेरे लिए वो चैलेंज नहीं। सेकेंडली, आई वॉन्ट इट टू टेक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे पता है कि क्या चैलेंजेस मुझे फेस होंगे एंड दोज थिंग्स आर सॉर्टेड एट माई एंड। अभी भी स्टार्ट जब मैंने किया तो मैंने सिर्फ 8 डिज़ाइंस लॉन्च किए। ठीक है, 8 डिज़ाइंस हैं और हर डिज़ाइन के मेरे पास तकरीबन 4 से 5 वेरिएंट्स हैं, जो कि अगर सिर्फ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो तकरीबन 40 वेरिएशंस अभी मैंने सिर्फ लॉन्च कर दी हैं। बट इट इज़ स्टिल वेरी मच नॉट इनफ। मेरी अगली इन्वेंट्री ऑलरेडी प्रोडक्शन में है एंड उसमें आई हैव लाइक ऑलमोस्ट 6 न्यू कलर्स, 12 न्यू डिज़ाइंस, और फिर उसके मज़ीद एक साइज़ मैंने और इंक्रीज़ कर दिया है, तो तकरीबन 5-6 साइजेस होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ना जो मैं कहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट फैक्टर आप कह लें और जो पेशेंस फैक्टर है, वो दोनों चीज़ें हैं मेरे पास। दैट्स व्हाई आई जंप्ड इनटू दिस बिजनेस एंड आई नो कि आई कैन compete विद अदर सेलर्स एज वेल। बट इफ़ यू आर अ न्यू एंड आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का बजट होता है,
तो यहाँ पे बहुत चैलेंजेस आपके पास आ जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इन दिस बजट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी मैं 5 लाख रुपए लगाऊं ई कॉमर्स के ऊपर और 10 लाख रुपए कमा लूं और 15 लाख रुपए कमा लूं, ऐसा नहीं होता है। आपके प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री में पड़े भी रह जाते हैं, आपको सेल्स भी नहीं आती हैं, आपको स्टार्ट की सेलिंग प्राइस भी हाई मिल रही होती है एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एंड बहुत सारे लोग इसके बाद हार मान जाते हैं कि नहीं यार, पैसे लगाए थे, डूब गए, ये इन्वेंट्री मेरे पास पीछे स्टक पड़ी हुई है। औने पौने दामों में उसको वो सेल करते हैं और बस जो है ना अपने वो फेस वैल्यू बचा रहे होते हैं कि चलो 5 लाख रुपए लगाए, 2.5 लाख रुपए वापस आ गए, 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन चलो सीखने को मिल गया। नहीं यार, आपको सीखने को नहीं मिला, आपको पहले से ही चीजें स्टडी करनी चाहिए थी। और बेस्ट ऑप्शन इसका फिर यही होता है जो मैंने जो फॉलो किया, अब क्योंकि 10 साल इस वजह से भी लग गए कि पहले तो प्रोडक्ट फाइनल नहीं था, और इस 10 साल में मैंने जब अपनी एजेंसी रन की, मैंने अपने बिजनेसेस रन किए, डिफरेंट एसोसिएशंस, डिफरेंट जो है ना मैंने अपनी, मैं कहूँगा कि मैंने लोगों के साथ सिनर्जीज बनाई, उसमें आई वाज सर्चिंग, आई वाज ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर अ प्रोडक्ट और आई वुड रेदर से कि समथिंग जो कि मैं इजीली सेल कर सकूं। तो मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आए, कोई क्लाइंट है जो कि स्टील के प्रोडक्ट सेल करता था, तो दिमाग वहां पे भी जाता है कि अच्छा यार, अगर मैं इनसे कोई इन्वेंट्री ले लूँ और उसके बाद मैं अपना कोई सप्लायर लूँ, बायर लूँ, उसको सेल करूँ एंड दिस एंड दैट। फिर लेकिन पता है, मतलब वही चीज़ आती है कि नहीं यार, ये मेरा इंटरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आएगा ये काम करने में, तो आई जस्ट लेट इट गो। फिर उसके बाद कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफे आ जाता है कि अच्छा जी, यहाँ पे अगर कोई पार्टनरशिप कर ली जाए, देन उसके बाद उसको स्टडी करो कि नहीं यार, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू, एंड यू कीप ऑन लर्निंग, यू कीप ऑन इवॉल्विंग। तो टेस्टिंग और जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज गुड, आप करते रहें until unless you find that winning product, लेकिन आप हर नए गेम के साथ कुछ नई चीज सीखें जरूर। और आइडियल सिनेरियो मेरी नज़र में ये था, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे ये सब टेस्ट रन करने के लिए, तो मैंने अपनी एजेंसी बना ली थी, और जी एजेंसी में जिस प्रोडक्ट में मेरा इंटरेस्ट होता था, मैं उससे रिलेटेड कोई क्लाइंट ढूंढना शुरू कर देता था, उनके ऊपर काम किया, हाथ साफ किया, वर्क किया, एंड देन उसके इन एंड आउट सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, एंड देन यू आर इन अ पोजिशन टू डू इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है जी, कंपटीशन एनालिसिस हमने देख लिया जी। प्रॉफिट मार्जिन की प्राइसिंग को आपने अच्छी तरह स्टडी करना है, जिसको हम थॉरली अभी पूरे सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। देन यू नीड टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस। सोर्सिंग एंड सप्लायर के रिलेशनशिप आपको बिल्ड करने पड़ेंगे। सबसे पहले मेक श्योर दैट द सप्लायर दैट यू आर गेटिंग इज एन ऑथेंटिक सप्लायर, और इसकी जो प्राइसिंग है वो और कहीं पे भी बीट नहीं हो रही। सेकेंडली, मेक श्योर दैट यू हैव मोर देन वन सप्लायर फॉर दिस प्रोडक्ट। अदरवाइज एक सप्लायर किसी भी वजह से अगर आपकी उसकी रिलेशनशिप नहीं बन पाती है, देन यू नीड टू मेक श्योर कि बाकी सबको आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके, जी सर। एक मिनट मैं दोबारा चेक कर लूँ अगर मेरा नेट कनेक्ट हो गया है कि नहीं हुआ। ओके, ठीक है जी। सो इफ यू हैव मोर देन वन सप्लायर, देन आपके पास जो है ना, आप किसी किस्म के थ्रेट से डील कर सकेंगे वेन एवर इट अराइजेस। क्वालिटी एंड ब्रांडिंग पे आपने काफ़ी फोकस करना है, इवन इफ यू आर इन अ मार्केट प्लेस। तो उस मार्केट प्लेस के भी बहुत सारे जो है ना एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो उनके रिव्यूज एंड रेटिंग्स का स्ट्रक्चर हो गया, हाउ वेल यू हैव ब्रांडेड योर स्टोर, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इन योर बेटर सेलिंग एज कम्पेयर टू योर कंपटीशन। ठीक है, so you need to consider all the branding potential, how you can establish a trustworthy brand image in the eyes of your target customer. एक और फैक्टर जो आपको कंसिडर करना है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, दैट इज द लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग। अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बड़े फ्रेजाइल होते हैं, ग्लास आइटम्स हो गए, या बहुत जो है ना सेंसिटिव आइटम्स हो गए, जिनकी शिपिंग वगैरह अगर वो थोड़ी बहुत रफ हैंडलिंग करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स को डैमेज होने का खतरा है।
तो वो एक चैलेंजिंग फैक्टर आपके पास आ जाता है। आपके पास ज़्यादा रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं, आपके पास ज़्यादा डैमेज की जो है ना कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, जो कि आपके लिए भी, कस्टमर के लिए भी और लॉजिस्टिक सर्विस तीनों के लिए एक प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली, आपके प्रोडक्ट का साइज और वेट बहुत मैटर करता है, बिकॉज जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं, दे डिलीवर योर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द वेट। अब अगर आपके प्रोडक्ट का वेट काफ़ी ज़्यादा है, लेट से 2 किलो का प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी उस पर प्राइसिंग जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक कंपनी अब क्या करेगी, जहाँ वो बाकी लोगों से, जो लोग लेट से 1 किलो का आइटम सेल कर रहे हैं, हाफ केजी का आइटम सेल कर रहे हैं, वो अगर 200-300 रुपये सेल कर रहे हैं, तो अब आपको 500-600 रुपये देने पड़ेंगे लॉजिस्टिक्स के। तो वो भी आपके लिए एक चैलेंज आ जाएगा। दूसरा, अगर वो प्रोडक्ट साइज में बड़ा है, तो उसकी हैंडलिंग, उसकी डिलीवरी, उसको इवन अगर वो राइडर को डिलीवर करना है और आपका कस्टमर लेट से थर्ड फोर्थ फ्लोर पे रहता है, तो उसके लिए भी एक हैसल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे ऐसी भी चीज़ें हो रही होती हैं कि जब लॉजिस्टिक प्रोवाइडर देखता है ना कि यार इतना भारी प्रोडक्ट इतना ऊपर लेके जाना पड़ेगा, वो क्या करेगा, वो वहां तक उस एरिया में जाएगा और लिख देगा कि जी यूज़र नॉट अवेलेबल या कस्टमर नॉट अवेलेबल, और आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह की भी बहुत सारी हमने सिनेरियोज देखे हैं कि जहाँ पे ऐसे ग्राउंड लेवल पे भी बड़े मसले कर रहे होते हैं कि जी आपका प्रोडक्ट डिलीवर भी नहीं होता, कस्टमर मैसेज करता है कि जी मुझे तो कोई आया ही नहीं मेरे पास, और शिपिंग कंपनी कह रही होती है जी हमारा राइडर तो गया था और उसको आप मिले ही नहीं वहाँ पे। तो वो सब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे व्हेन यू आर फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, अगेन शिपिंग कम्प्लेक्सिटीज को हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंडली, उस प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सीजन बेस्ड प्रोडक्ट रखेंगे तो आपको बार बार उसकी स्केलेबिलिटी, बार बार उसकी मार्केट, बार बार उसकी जो है ना सारे फैक्टर्स, सोर्सिंग से लेकर सेलिंग तक के जितने फैक्टर्स बीच में इन्वॉल्व होंगे, यू नीड टू कंसिडर देम, और आपको बार बार उस पर काम करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि यू स्पेसिफाई अ नीश और आप उसी में स्केल करें। लेट्स से चाहे वो बेबी क्लोथिंग की इंडस्ट्री हो गई, बेबी टॉयज की इंडस्ट्री हो गई, या अगर वो लेट्स से वेमेंस वेयर की इंडस्ट्री हो गई, होम एंड बेडिंग की इंडस्ट्री हो गई, जो भी इंडस्ट्रीज आप कंसिडर कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर इन हेयर फॉर अ लॉन्गर गेम, नॉट अ शॉर्ट वे आउट। जो लोग अपने स्टोर्स को फ्लिप भी करते हैं ना, फ्लिपिंग होती है बेसिकली कि आप एक स्टोर बनाते हैं, उसको चलाते हैं, उसको प्रॉफिटेबल एक स्पेस तक लेकर जाते हैं, एंड देन यू जस्ट सेल इट टू समबडी एल्स कि जी अब आगे आप चला लो, मुझे रोज रोज एक एक क्लाइंट, एक एक ऑर्डर, दो दो ऑर्डर नहीं करना, मुझे आप एक कैपिटल दे दो, अब इस कैपिटल से मैं हो सकता है 3 नए स्टोर बना लूँ, या हो सकता है जी मैं इसकी कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट पे दे दूँ, जो भी आपके आगे के प्लान्स हो। बट वो ज़्यादातर एग्जिट स्ट्रेटजी होती है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन एन एग्जिट स्ट्रेटजी एज वेल, देन मेक श्योर कि उसके लिए भी आपको अपना प्रोडक्ट कम से कम 2-3 साल के लिए तो रन करना पड़ेगा। तो वो 2-3 साल तक आपकी वो प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो, मैंने अक्सर देखा है लोग स्टोर बनाते हैं, उस पे यही जो है ना सीजनल आइटम्स रखते हैं, सीजन खत्म, प्रोडक्ट की डिमांड खत्म, और अब वो अपनी वेबसाइट पूरी जो है ना बेचने के लिए लगा देते हैं। तो अब कौन खरीदेगा उनसे, जबकि उनका प्रोडक्ट जब डिमांड में ही नहीं है। तो नाउ इट बिकम्स एनी अदर वेबसाइट, एनी अदर स्टोर, कि आप नया भी प्रोडक्ट अगर अपना स्टोर बनाएंगे, तो भी आपको उस पर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रोडक्ट तो गया आपका। आइडियली तो हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट साल के 12 महीने चलने वाला है, देन इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस को आपने नज़र में रखना है कि ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय दिस प्रोडक्ट। ठीक है, पैशन एंड नॉलेज होनी चाहिए आपके पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे हमने बताया कि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव फॉर दैट लॉन्ग। So make sure that product you are selling, you are actually passionate about, and you have enough knowledge about that product. Testing and iteration is a ongoing process. आपको start करेंगे आप small, ठीक है, with a limited inventory, small product batch, और उसके बाद मार्केट का रिस्पांस देखेंगे। जैसे अभी लेट से मैंने 8 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, मैंने देखा कि जी मार्केट डिमांड भी है, मेरी जो है ना सेलिंग भी आ रही है, कुछ फैक्टर्स मुझे पता है कि हाँ जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, बट दे आर इजीली रिकग्नाइजेबल, दे आर इजीली फिक्सेबल। तो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स increasing the inventory and getting more products.
and you just keep on learning and you just keep on adapting to the new findings that you are coming across. और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स में एडजस्टमेंट्स करते रहें। जैसे लेट सपोज मैंने अभी प्रोडक्ट जब लॉन्च किए थे तो मैंने प्राइस रखी 1200 रुपये, ठीक है, जो कि मेरे लिए वो 3x का फॉर्मूला लग रहा था। बट फिर मैंने ये देखा कि जब बाकी सारे लोग भी सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, सो आई नीड टू बी अ लिटिल बिट, कह सकता हूँ कि जी थोड़ा सा जना मुझे स्मार्ट होना पड़ेगा इस मामले में। थोड़ा मुझे मार्केट भी ख़राब करनी पड़ेगी बिकॉज आई एम अ न्यू कमर। तो कोई मुझसे परचेज क्यों करेगा, तो मैंने प्राइस को और कम करके 1050 पे लॉन्च कर दिया। 1050 पे मुझे ऑर्डर्स मिल रहे थे, ठीक है, इवन 1200 पे भी मिल जाते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैंने जस्ट एक वो टेस्ट रन करके देखा कि मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि 1050 पे मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जब मैंने देखा कि 1050 पे मुझे ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, लेकिन मेरी यार ऑर्डर प्राइस जो है ना, जो कॉस्ट प्राइस एड्स की प्राइस है, वो मुझे बड़ी हाई मिल रही है। मुझे अभी 800 से 1000 और कभी कभी 2-2000 रुपये पे भी मुझे एक सेल मिल रही है। तो मैंने कहा अब अगर मैं 1000 रुपये लगा के 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरा तो प्रोडक्ट फ्री में जा रहा है, चलो आई एम ओके विद दैट एज वेल। लेकिन 2000 तो ना जाए ना, तो अब तो मुझे 1000 रुपये हर ऑर्डर पे करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक डिस्काउंट ऑफर लगा दी, एक बंडल ऑफर लगा दी कि इफ़ यू आर गोइंग टू बाय 3 प्रोडक्ट्स, तो अब वो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 2100 रुपये में। वैसे आपको मिलते वो तकरीबन 3150 रुपये में। दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ 33% ऑफ डिस्काउंट। अब क्या हो रहा है कि अब nobody is buying a single product from my website, everybody is ordering the bulk, everybody is ordering the bundle। क्योंकि उनको क्या है कि जी एक तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बिकने वाला तो है नहीं। बच्चा एक दिन एक कपड़े पहनेगा, अगले दिन दूसरे कपड़े पहनेगा, अगले दिन तीसरे कपड़े पहनेगा। तो दे नीड वेराइटी, दे नीड क्वांटिटी। और जब मैंने इतनी अच्छी डिस्काउंट ऑफर दे दी कि जी वैसे ही मैं 1000 रुपये में बेच रहा था, अब आपको बाय 2 गेट 1 फ्री। सो कोई भी शख्स एक प्रोडक्ट नहीं लेगा अब, ठीक है। अगर वो 2 प्रोडक्ट लेने की सोच रहा होगा तो वो बोलेगा मैं बंडल में ही 2 प्रोडक्ट ले लेता हूँ, 2 की प्राइस में मुझे 3 मिल जाएंगे। और इससे मेरा फायदा क्या हुआ कि वो जो एड प्राइस मुझे 1000 रुपये की पड़ रही थी, या इवन 2000 रुपये की भी अब अगर पड़ रही थी, तो मेरी अब ऑर्डर या बास्केट साइज भी अब मेरी 2000 रुपये की हो गई है। तो बेशक मेरे प्रोडक्ट अभी भी फ्री में जा रहे हैं, लेकिन मेरा अब जेब से लॉस नहीं हो रहा। सो these kind of things you need to understand and evaluate with time, and you need to update yourself with that as well। ठीक है, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपका बास्केट साइज बड़े से बड़ा होता रहे और आपकी कॉस्ट प्राइस एड्स की जो है या मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो कम से कम होती रहे। ठीक है जी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और नेटवर्किंग और स्किल डेवलपमेंट को हम स्टडी कर चुके हैं कि दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि नॉर्मल मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग हो रही होती है। हम लोगों ने दराज को देखा कि जी दराज पे सबसे ज़्यादा लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। अब लेट से आप जब दराज की वेबसाइट को करते हैं तो आपको आपकी मैं कहूँगा एक्सपीरियंस बेस के ऊपर कि आपने प्रीवियस पास्ट में किन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट शो किया है, आपको उस तरह के कुछ रिजल्ट्स नज़र आते हैं। अदरवाइज इन्होंने इस तरह की कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ठीक है। दीज आर द प्रोडक्ट्स जो शायद मेरी हिस्ट्री से रिलेटेड मुझे दिखा रहे हैं। अदर देन दैट इफ़ आई एम सर्चिंग ऑन इट, तो एक ये स्ट्रेटजी है कि आप दराज पर जाएं एंड इफ़ यू वांट टू, अच्छा कैटेगरीज की और नीश की हमने बात की थी ना, तो आपको देखें लेफ्ट पे यहाँ कैटेगरीज और नीश नज़र आ गए हैं कि Sir, we सबसे ज़्यादा। can't. Sir, You we can't cannot see see the the screen. screen. Okay, let me share. जी, can you now? Gee, sir, we can. Okay. सो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कैटेगरी सारी नजर आ रही हैं। ग्रोसरीज एंड पेट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, मदर एंड बेबी, होम एंड लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइसेस, एक्सेसरीज, टीवी एंड होम अप्लायंसेस, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, वॉचेस, बैग्स एंड ज्वेलरी, ऑटोमोटिव एंड मोटर बाइक। एंड देन आप जब ईच कैटेगरी पे माउस ओवर करते हैं तो आपको उनकी फर्दर जो है कस्टम कैटेगरीज या सब कैटेगरीज नजर आती हैं, देन उनकी सब कैटेगरीज आपको नजर आती हैं। सो दिस इज वन वे टू फाइंड कि अच्छा जी आपका प्रोडक्ट अगर इन कैटेगरीज में से किसी में है, दैट मीन्स कि उसके सेलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं।
सेकेंडली अगर वो प्रोडक्ट यहाँ पे जो कैटेगरीज नज़र आ रही हैं उसमें अगर नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ओके यहाँ इस कैटेगरी में भी जो कि दराज ने अपने फ्रंट पेज पे रखी हुई है, दैट मीन्स कि अगर आप इस किसी कैटेगरी में सेल करते हैं दैट इज़ ऑल्सो प्रॉफिटेबल टू यू। और व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप सिंपली दराज पे लेट्स से ये 3 डॉट्स डाल के सर्च करें तो दराज क्या करेगा, अब आपको रैंडम प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर देगा। नो मैटर कि आपकी सर्च हिस्ट्री क्या रही है, नो मैटर कि उन्होंने अपना लेआउट क्या बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से भी वो प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि जी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि रैंडमली सेल हो रहे हैं। अच्छा, दराज का मैकेनिज्म क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर अ टॉप रेटेड सेलर तो ही आप दराज के जो है ना किसी भी कैटेगरी में आप टॉप पर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये करता है रोटेशंस कि कभी कोई प्रोडक्ट आगे नज़र आ रहा होगा, कभी पीछे। अब लेट्स से यहाँ पे 53 रिव्यूज इसके हैं, 41 इसके हैं, बट ये पहले नज़र आ रहा है, ये वाला बाद में नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। अब ये 171 इसकी रिव्यूज रेटिंग है, लेकिन 23 वाला इससे पहले नज़र आ रहा है। तो वो स्विच करता है कि जो स्टैब्लिश बायर्स हैं, स्टैब्लिश सेलर्स हैं सॉरी, उनको भी चांस मिले, और जो न्यू सेलर्स आए हैं इन पर्टिकुलर नीश पर्टिकुलर कैटेगरी में उनको भी चांस मिले टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, दराज की हमने बात की, जारविस की। तो जारविस सिंपली एक इनका टूल है जो हेल्प करता है आपको किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स को सर्च करने में। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म है। आप यहाँ पे एक ग्रुप बनाते, मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया लेट्स से टेस्ट 1। फिर मैंने एक प्रोडक्ट का यूआरएल इस पे कॉपी किया। वो प्रोडक्ट ये था जी, टी शर्ट फॉर मैन बॉयज़। उसने मुझे उसकी सारी डिटेल्स बता दी जी कि ये 1200 रुपये का सेल हो रहा है। रेटिंग इनकी ये है जी, रिव्यूज़। ठीक है, LQS रेटिंग इनकी होती है जी, वो 72 है। ठीक है, उसके बाद सेल्स रेवेन्यू वगैरह वो इसने भी हाइड की हुई है वंस आई बाय द प्रीमियम प्लान, तो आई विल बी एबल टू सी दैट एज वेल। अदरवाइज मुझे यहाँ पता चल रहा है जी 30 दिनों में इनके 80 यूनिट्स सेल हुए हैं। ठीक है जी, शिपिंग कॉस्ट इनको पर ऑर्डर तकरीबन 120 रुपये की पड़ती है। 61 क्वेश्चंस आ गए जी, रेटिंग रिव्यूज हमने देख लिए जी। कैटेगरी फैशन की है, ये कैस की हुआ है। सो यहाँ से आप इजीली अपनी जो है ना एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अब मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ तो पता चल रहा है जी प्रोडक्ट की प्राइस 1200 रुपये है। मार्केट प्लेस का कमीशन, अब हम कहते हैं लेट्स से दराज जो है ना वो मार्केट प्लेस के कमीशन एक हमें यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है दराज की कमीशन स्ट्रक्चर की। तो अगर हम यहाँ पे लेट्स से पोलो सर्च करते हैं, ठीक है, टी शर्ट एंड शर्ट बॉयज क्लोथिंग 16.50%, तो मैंने ऐड कर दिया जी 16.50% मार्केट प्लेस का कमीशन है। सोर्सिंग या होलसेल प्राइस, मैंने कहा कि जी अच्छा मेरा जो सप्लायर है वो ये शर्ट्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है 520 रुपये की। पैकेजिंग और फ्लायर आपने देखा होगा कि दराज पे जब आप सेल करते हैं तो आपको ये पैकेजिंग ऑर्डर करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह के शॉपर्स एंड एवरीथिंग। तो अब आपको पता चल रहा है अच्छा जी 425 रुपये में ये दे रहा है आपको 50 फ्लायर्स। ठीक है, इसको कंफर्म हम कर लेते हैं। 425 रुपये में ये, हाँ जी, 50 फ्लायर हमें दे रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹8.05 का मुझे एक ही फ्लायर पड़ रहा है जी। ठीक है, VAT हमने देख लिया जी, दराज कितना लगा रहा है अपने प्रोडक्ट्स पे, वो हमने लगा दिया कि जी 15% पेमेंट हैंडलिंग फीस हो गई, रेफरल फी एंड एवरीथिंग। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अब हमें पता चलता है जी कि जो प्रोडक्ट हम 1200 का बेच रहे हैं उसमें सारी कॉस्टिंग वगैरह सब निकाल के हमें 406 रुपये पर ऑर्डर प्रॉफिट मिलेगा। अब क्योंकि हमारा कोई मार्केटिंग बजट अभी इन्वॉल्व नहीं है तो वी आर फाइन विद इट कि ठीक है जी, पर प्रोडक्ट अगर मेरे पास ये मिल रहा है और लेट्स से इस बंदे ने 80 यूनिट बेचे, ठीक है, तो 400 रुपये के हिसाब से एक महीने में सिर्फ एक इस टी शर्ट से इन भाई ने 32,000 रुपये कमा लिए। ठीक है, अगर मैं इनके स्टोर को ओपन करना चाहूँ
जी, इनके डिफरेंट साइजेस हैं, ओपन लिस्टिंग। ठीक है, अच्छा मैं देखता हूँ कि जी इनका कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन जो इनका स्टोर है दैट इज कॉल्ड बीडी मॉल। ठीक है, वैट आपकी गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट लगते हैं। आप किसी प्रोडक्ट का जब ऐड टू कार्ट करके चेकआउट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच वैट डू यू हैव टू पे फॉर दिस प्रोडक्ट। अच्छा जी, बीडी मॉल पे अब हम आ गए। 6000 फॉलोअर्स हैं जी, 93% सेलर रेटिंग है। ओके जी, नाइस। स्टोर इन्होंने अपने प्रॉपर बनाया हुआ है। अब लेट्स से इनके पास अभी ये सारे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे चला गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जी एक अच्छी बड़ी इन्होंने अपनी इन्वेंट्री बनाई हुई है, तकरीबन 19 पेज है। सो अगर एक प्रोडक्ट से वो महीने में 32,000 रुपये कमा रहे हैं, सो आप इमेजिन करें हाउ मच कैन दे अर्न विद ऑल दीज प्रोडक्ट्स। जी ईशा, आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इन्होंने क्या किया कि वेरिएशंस, प्रोडक्ट्स, ठीक है, नीश, सब कुछ डिफाइन करके, लेकिन दे हैव वर्कड ऑन इट। ठीक है, इन्होंने अपने इस ब्रांड के ऊपर टाइम लगाया। ठीक है, इनफैक्ट इसकी अगर हम प्रोफाइल पे जाते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि जी 2 साल से ये बंदा इस स्टोर पे काम कर रहे हैं। 2 साल लगाए हैं। अपनी रेटिंग इसने 95 प्लस रखी है, 93% सेलर रेटिंग है। रिव्यूज वगैरह आप सब पढ़ सकते हैं एंड एवरीथिंग। सो नाउ यू नो कि अच्छा जी 2 साल लगा के कुछ नहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर ये लेट्स से जिस क्वांटिटी में वो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर हम ओवरऑल बात करने की, ऐसे 10 प्रोडक्ट भी अगर ये सेल करता है तो तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख रुपए तो वो इजीली कमा रहा है, एंड दैट इज इनटू प्रॉफिट्स। बट वहां तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू reach over here and then you will be able to earn it। ठीक है, सो जारविस के और फीचर्स में अगर हम बात करें तो एक ये प्रोडक्ट डेटाबेस आपको दिखाता है जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स दराज पे अब तक लिस्ट हो चुके हैं वो सब प्रोडक्ट्स आपको यहाँ नजर आते हैं। यू कैन एनालाइज एनी ऑफ दैट प्रोडक्ट।
सॉरी गाइस, इंटरनेट थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे दराज का एक प्रॉफिट कैलकुलेटर भी है, जो कि अभी हमने जैसे देखा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू सेल ऑन दराज, तो कमीशन लिस्ट के लिए सिंपली जो दराज की यूनिवर्सिटी हमने देखी थी इन आवर प्रीवियस क्लास व्हेन यू आर मेकिंग दराज स्टोर, तो आप यहाँ से जो है ना इनके कमीशन मार्जिन्स ले सकते हैं। ठीक है, ये आई थिंक अगर हम होम में जाके पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस एंड देन मार्केट प्लेस कमीशन स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड स्टडी ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसी तरह जैसे लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स हमने निकाले थे, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं हेल्थ एंड ब्यूटी की, ठीक है जी, ऑल दीज challenges that you might be able to face, उन सब की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है in the university.daraz.k section. So you can see क्या चीज़ें आप नहीं सेल कर सकते, क्या चीज़ें आप सेल कर सकते हैं एंड सो। ठीक है, तो यहाँ से आपने कमीशन मार्जिन निकाला, जिस प्राइस पे आपने प्रोडक्ट सेल करना है वो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे ऐड की, किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स हम इसको एक डमी जो है ना फिल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने डिटेल्स फिल इन की, उसने आपको बता दिया कि जी इस बेस के ऊपर, ठीक है, क्या अमाउंट ऑफ कमीशन पे पे कर रहे होंगे, पेमेंट हैंडलिंग फीस एंड एवरीथिंग, क्या चीज़ें लग रही होंगी, एंड इवेंचुअली यू विल बी मेकिंग अ 39% ऑफ प्रॉफिट इफ़ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट जो कि 1200 रुपये का आपको मिल रहा है ना 2200 रुपये का सेल कर रहे हैं। अच्छा, हमने बात की थी कोई फार्मूले की या कोई प्लान की, तो उसके लिए आपने करना सिर्फ ये है कि एक इस तरह की आप एक एक्सेल बना लें कि जिस प्रोडक्ट में भी आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, उस प्रोडक्ट का लिंक, एंड देन फाइंड आउट कि जी वो प्रोडक्ट अभी कहाँ पे रैंक कर रहा है। ये जो रैंकिंग है ना ये चेंज हो सकती है, मतलब लेट्स से आपने कहा कि जी दराज पे ये प्रोडक्ट, जब आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, लेट्स से आपने कहा कि जी मेंस फैशन में आप सर्च कर रहे हैं शर्ट्स एंड पोलो में, ठीक है, ये शर्ट्स एंड पोलो में भी हम पोलो पे जाते हैं, पोलो शर्ट हम देख रहे थे। तो अभी मैंने कहा कि जी अभी मुझे यहाँ सेकंड रैंकिंग में नजर आ रही है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि जी रैंक इसका सेकंड है। देन मैं नेक्स्ट डे अगर दोबारा इसको जाके सर्च करता हूँ और ये थोड़ा आगे पीछे हुई भी अपनी पोजीशन से, देन आई विल बी एबल टू सी कि अच्छा जी इसकी रैंकिंग क्या चेंज हो रही है, तो मैं उस रैंक चेंज को यहाँ पे अपने पास नोट करता रहूँगा। स्टोर की एज हमने देखा कि अबाउट सेक्शन हम निकाल सकते हैं, हमने लिख दिया कि जी कितना पुराना स्टोर है। रिव्यू काउंट हम देखते रहे किस स्पीड से बढ़ रहे हैं उनके डेली बेसिस के ऊपर। एवरेज सेल्स पर डे वो कितनी निकाल रहे हैं, हमने देखा कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन डे वाइज भी आप देख सकते हैं कि जी इस प्रोडक्ट की कितनी प्रोडक्ट इन्वेंट्री सेल हो रही है, वो आप कैसे पता करें चलेगा आपको। लेट्स से आप इस प्रोडक्ट में गए, ठीक है, आपको यहाँ पे इसकी इन्वेंट्री नजर आती है, कहाँ गई, आउट ऑफ स्टॉक, ज्यादातर तो आउट ऑफ स्टॉक ही, इनकी सारी आउट ऑफ स्टॉक है।
अच्छा चलिए कोई और प्रोडक्ट देखते हैं जो कि अच्छा ये ना मैंने वो जार्विस का क्रोम एक्सटेंशन लगाया हुआ है जिसकी बेस पे वो मुझे इसकी सारी इंसाइट्स दे रहा है। यानी सब पे आउट ऑफ स्टॉक क्यों दिखा रहे हैं? एनीवेज चले हमने कहा कि जी हमें जब यहाँ पे मिल जाते हैं कि इसकी जी क्या स्टॉक क्वांटिटी डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट कर रही है, आई थिंक ये प्रीमियम वर्जन जब हम लेंगे तो हमें नजर आ जाएगा। देन हम उसको यहाँ पे अपने पास नोट करते रहेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर उसके पास क्या सेल्स जा रही है। उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि जी डे 1 पे कितनी सेल हुई, डे 2 पे कितनी सेल हुई, एंड देन हम उसके बाद एक अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट डेली मुझे एवरेज कितनी सेल्स ला के देगा। देन आप उस प्रोडक्ट की बेस्ट सेलिंग प्राइस देखें, प्रोडक्ट की कॉस्ट देखें कितनी है, जो कमीशन और जो सारी प्रॉफिट कैलकुलेटर में हमने सेगमेंट्स देखें आप उनको इंक्लूड करें। देन यू विल बी एबल टू सी कि जी आपको ये प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट पे पड़ेगा एंड हाउ मच प्रॉफिट आर यू गोना बी मेकिंग इनटू इट। तो इस नॉर्मल प्रैक्टिस को आप अपने पास कंटिन्यू करके यू कैन एनालाइज ऑल द प्रोडक्ट्स जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, अच्छा जी अब करना ये है आपने कि सर्च ऑन दिस वेबसाइट एंड सी के डिफरेंट कैटेगरीज में कितनी ज़्यादा जो है ना सब कैटेगरीज हैं और उन प्रोडक्ट्स में कौन क्या सेल कर रहा है, कितने की सेलिंग हो रही है, और उसकी बेस पे कोशिश करें कि अपने कुछ, बेशक वो 5 से 10 इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, 20 से 100 भी हो सकते हैं, जस्ट फिगर आउट द प्रोडक्ट्स दैट यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, सो दैट जब हम मार्केट विजिट करें सो हमें आपको पहले से पता हो कि जी ये जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं की थी मैंने, मतलब आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ वीडियो एज वेल, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरह की सिमिलर बनाई थी तो मैंने उसको जो है ना रिक्रिएट कर लिया था। इफ़ यू वांट तो आई कैन शेयर इट विद यू गाइस एज वेल, आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब क्योंकि हम लोग मार्केट विजिट करेंगे और मार्केट में आपको यही सारे प्रोडक्ट्स जो आप अभी ढूंढते हैं, यू हैव टुडेज डे, यू हैव टुमारोज डे एज वेल, आप लोग ज़रा सर्च करें कि किस किस प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, कौन से प्रोडक्ट आपकी नज़र में आपको लग रहा है कि जी ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट मेरे लिए जो है ना एक अच्छी फाइंड हो सकते हैं। इवन अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट का आइडिया है आप वो भी अपने पास एक लिस्ट में जो है ना नोट कर लें, सो दैट व्हेन वी विजिट द मार्केट सो यू नो वेयर टू गो, व्हाट टू फाइंड, आपको उसकी वहाँ से सोर्स प्राइसिंग पता चलेगी। आप वहाँ पे अपनी जो है ना, इफ़ यू हैव योर बिजनेस कार्ड यू कैन जस्ट स्विच योर बिजनेस कार्ड अराउंड, बेहतर ये है अपने छोड़े उनके लेकर आ जाइएगा, सो दैट व्हेन यू आर रेडी टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस देन यू नो हु टू कांटेक्ट एंड आपकी क्या प्राइसिंग पे बात हुई थी। डॉलर रेट फ्लक्चुएशंस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी, बट या हाँ, दराज इज द बेटर वे, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि सबसे easiest way is to sell on social media, Facebook marketplaces and everything. उसके बाद if you have a little bit more budget then you can go to Daraz, जहाँ पे आप जो है ना अपना स्टोर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और मिनिमम बजट में अपने स्टोर को चला सकते हैं। एंड वंस यू स्टार्ट जनरेटिंग अ गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम हियर देन आप उसके बाद अपने जो है ना प्राइवेट लेबल स्टोर, शॉपिफाई एंड ऑल पे आप अपने स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। पॉसिबली ये पूरा वीक ही हम प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग और वेयर हाउसिंग और इन सब से रिलेटेड रखेंगे। तो आज हमने इंट्रो दे दिया है, कल हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे एंड उसके बाद फिर फर्दर लेके चलेंगे कि हाउ दिस होल सेगमेंट कैरीज फॉरवर्ड। ठीक है गाइस, तो आज कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन था, उन्होंने ग्रुप पे पोस्ट किया था कि शी वांट्स टू आस्क दैट क्वेश्चन, तो वो आप पूछ सकते हैं। एंड इफ यू गाइस वांट टू लीव आप लोग साइन ऑफ कर सकते हैं। Amazon मार्केटप्लेस है, शॉपिफाई प्राइवेट वेबसाइट है, तो Amazon और दराज समझे सेम है। शॉपिफाई, वर्डप्रेस, विक्स या वर्ड कस्टम आप अपनी अगर वेबसाइट बनाते हैं तो वो सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू गाइस आर फ्री टू गो।
राइट सर, मेरा क्वेश्चन है सर। जी। सर अपवर्क पे अभी तक जो मैंने प्रपोजल्स भेजे हैं उसमें जो मेरा फीडबैक क्लाइंट्स का आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब मैं कंपटीशन में जाती हूँ तो वो 2 या 3 कंपैटिटर्स में से वो मुझे रिजेक्ट करके किसी और को ले लेते हैं, हालाँकि वो अप्रिशिएट करते हैं काफ़ी वर्क। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी वीकनेस कहाँ पे आ रही है, क्योंकि वो वीकनेस बताते भी नहीं है, फिर वो लास्ट सॉरी, मैसेज आप पे वो दोबारा प्लीज सवाल पूछेंगे। राइट सर, मैं एज अ राइटर ही अप्लाई कर रही हूँ अभी तक अपवर्क के थ्रू। सो जितने अभी तक 2-3 क्लाइंट्स में से उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया वर्क। फिर मुझे लास्ट क्योंकि वो एक टेस्ट देते हैं, टेस्ट के थ्रू वो सैंपल लिखवाते हैं और उसके बाद वो कंपैटिटर लिस्ट में ले आते हैं कि अच्छा 2 कंपैटिटर्स रह गए हैं या 3 कंपैटिटर्स रह गए हैं। सो उसमें अच्छे मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स, यूएसए के क्लाइंट्स, ये जब मुझे एक स्क्रीनिंग प्रोसेस में लेके आते हैं तो सेकंड स्टेज तक मैं पास कर जाती हूँ, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे आते हुए वो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी वीकनेस क्या है अभी। सो मैं किस तरह से आइडेंटिफाई करके अपवर्क का कंपटीशन किस तरीके से मैं आइडेंटिफाई करूँ? देखिए, बेस्ट वे तो यही है कि आप उनसे पूछें कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट वी वोंट बी वर्किंग, बट कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई द points which you think were not good enough or were not up to your expectation, so that I can work on it and I can improve myself. तो मोस्टली लोग बता देते हैं कि जी हमें ये चीज़ें लैकिंग लगी। दूसरा आप ये भी कर सकती हैं कि आप खुद इवेल्युएट करें व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम। तो या तो कोशिश करें कि अपनी जो है ना स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें। अक्सर औकात होता ही है कि क्लाइंट सवाल कुछ पूछता है और हम जवाब जो है ना उसको कुछ और दे रहे होते हैं, और ये चीज़ सबके साथ होती है कि कभी-कभी क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है, कभी क्लाइंट का सवाल कुछ और होता है, हम उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ और समझ लेते हैं। तो जब आपके पास वो स्टडी मटेरियल होगा, आप उसको रिवैल्यूएट करें। दूसरी चीज़, जब वो जो सवाल पूछ रहे हैं ना, या तो उन सवालों को नोट कर लें और पावर पॉइंट पे ही या इनफैक्ट चैट जीपीटी की सपोर्ट से आप वो सवाल पूछें एंड उनके जवाब मांगें उनसे कि जी व्हाट शुड बी द आइडियल आंसर टू दिस क्वेश्चन। राइट। सर जो अपवर्क पे प्रपोजल जब हम भेजते हैं तो जो व्यू में आते हैं उसकी क्या उसकी परफॉर्मेंस हमारी प्रोफाइल पे कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जो सिर्फ व्यू में आते हैं? हाँ, उससे ये होता है कि आपकी प्रोफाइल की जो है ना मैं कहूँगा ऑप्टिमाइजेशन या जो रीच होती है, इम्प्रेशन जिनको हम कहते हैं, वो इंक्रीज होती है आपकी। दैट मीन्स दैट यू आर बीइंग सीन बाय द पोटेंशियल बायर्स। राइट। अच्छा जी सर, जी शाम। पाकिस्तानी सॉरी अच्छा मेरा जी, एक और बोले मुझे। क्वेश्चन। जी। सो पाकिस्तानी कंपनीज में मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, जॉब्स के लिए भी, लेकिन वो एक्चुअली लेट्स से 50,000 या 60,000 में 8 आवर्स से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं काम ऑनलाइन पे भी, और मुझे लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा और 8 आवर्स से भी एक्सीड कर रहा है। सो उसमें मुझे इंटर्नशिप्स फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो किस तरीके से, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा सही रहेगा इंटर्नशिप्स को? देखिए, कोशिश ये करें कि जो लोग इंटर्नशिप के नाम पे आपसे जॉब करवा रहे हैं ना, उनको तो अवॉइड करें, क्योंकि 50 ये उनकी जो है ना स्ट्रेटजी होती है कि जी इंटर्नशिप बोलेंगे तो ये दे आर नॉट बाउंड बाय एनी बेसिक सैलरी वाला सिनेरियो। दूसरा कि आप कॉन्ट्रेक्चुअली बाइंड भी नहीं होते, तो वो आपको प्रॉपर एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी नहीं दे रहे होते। ये सब उनकी ना ट्रिक्स होती हैं कि इंटर्न्स हायर कर लो एंड उसके बाद जो है ना उनको फिर स्पॉइल करते रहते हैं। तो इट्स बेटर टू अवॉइड दीज कंपनीज। लेकिन हाँ, आप कोशिश ये करें कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप, अप्लाई फॉर प्रॉपर जॉब्स। ठीक है, आप खुद को जब अंडरसेल करेंगे ना तो लोग भी आपको मिसयूज करेंगे। आप कहें कि जी मेरे पास नॉलेज है एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स, मुझे आप प्रॉपर जॉब दें और प्रॉपर जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरा। जॉब में ठीक है जी, टाइम ज़्यादा देना पड़ जाता है, स्टार्ट ऑफ द करियर है, ठीक है दे देंगे। अभी जो एज है आपकी और अभी जो आपकी एक मैं कहूँगा जो करियर ग्राफ है ना, अभी अभी यू नीड दैट प्रेशर ऑन यू, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों से गुजरेंगे नहीं ना, तब तक वो आपको ना वो उस आराम का मजा आएगा जो बाद में आपको मिलेगा व्हेन यू विल बी ग्रोन, और ना आपको सही और गलत का भी
एग्जैक्ट एक्चुअल फर्क पता चलेगा। हम सबको पता है ये चीज़ कि नहीं यार जॉब में स्पॉइल करते हैं एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट, लेकिन उसका ना थोड़ा एक्सपीरियंस करना ज़रूरी होता है 1-2 साल का। कल को आप इंटरनेशनल जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, सो दे विल आल्सो यूज़ यू एज एन एम्प्लॉय। तो उसके लिए भी एक तो ये हो कि आपका माइंडसेट आप प्रिपेयर्ड हो कि हाँ पहले भी किया था, कर लेंगे दोबारा। दूसरा बस ये है कि हाँ प्रॉपर जॉब के लिए अप्लाई करें और मेक श्योर कि हम जॉब एंट्री लेवल की हो बेशक, पैसे बेशक कम दे दें वो लोग, लेकिन आप उनसे बात करेंगे कि नहीं प्रॉपर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरा, जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलते हैं आई नीड दोज एज वेल। एंड उसके बाद आपने ये देखना है कि कहाँ आपकी लर्निंग पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और इसमें आइडियल सिनेरियो ये होता है कि आप किसी डिजिटल एजेंसी या किसी जो है ना सोशल मीडिया एजेंसी को ज्वाइन करें, बिकॉज दे हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, जिसकी बेस पे आप हर क्लाइंट के बारे में नई चीज़ सीखते हैं। अंडर प्रेशर रहती हैं एजेंसीज अक्सर, एक एक वक्त में 10-10 क्लाइंट्स का काम चल रहा होता है, तो आप जितना ज़्यादा प्रेशर में रहेंगी उतना ज़्यादा आप सीखेंगी अभी। थैंक यू सर। ठीक है, जी जीशान। सर ये मिस रईसा जो बात कर रहे थे उस पर 3 ख्याल आए थे, वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, रईसा भी सुन रही हैं। एक तो ये कि अगर 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है तो अभी तो उनको तैयार रहना चाहिए कि भाई 2-3 से नहीं तो 10, 12, 15 तक भी ऐसा हो सकता है कि मैं कई बार जो है वो कोशिश करते रहना है, उसके बाद से जाके उनको खुद ही जो है वो एक्सपीरियंस से पता चलता रहेगा कि कहाँ मैं लैग कर रही हूँ और कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए। और दूसरी जहन में ये आ रहा था जो मैंने इसमें लिखा भी है कि क्या ये पॉसिबिलिटीज होती है कि जैसे आपने नेक्स्ट फेज में अप्रोच नहीं किया, नहीं पहुंचे या फर्स्ट फेज तक आप नहीं आए, तो क्या आप उसको क्लाइंट को दोबारा दोबारा इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं कि मैं आपको एक रिवाइज वर्जन अपना भेज सकती हूँ और अगर आप मुझे कुछ उसकी गाइडलाइन दे दें, तो इस तरह से आपके पास ये भी पता चल जाएगा कि वो जो क्लाइंट क्या चाहता है जिसकी वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच सकी, और आपको एक और मौका भी मिल जाएगा। क्या ये मुमकिन हो सकता है? दूसरी बात ये थी। और तीसरा ये कि सर ये मुझे जो याद आ रहा है, रिश्ता ने बताया है कि अपवर्क पे काम करती हैं और अपवर्क इज मोर ए प्लेटफॉर्म वेयर मोर कॉम्प्लेक्स वर्क इज आई मीन इज आस्क्ड देन दी फाइबर। तो अगर ये फाइबर पे भी हैं तो हो सकता है कि फाइबर पे इनको जॉब मिलना ज़्यादा आसान हो एज कम्पेयर टू अपवर्क। ये 3 बातें थी सर। सही है, फर्स्ट और लास्ट से आई एग्री। ओके और जो सेकंड पॉइंट है जी उसमें ये कि हाँ ये भी एक अच्छा तरीका है कि अगर आप अभी क्लाइंट ने आपको रिफ्यूज भी कर दिया कि नहीं वी विल नॉट बी मूविंग फॉरवर्ड विद यू, जी तो आपके पास दोनों ही ऑप्शंस है। आप एक चीज इसमें थोड़ा ये होता है कि आप थोड़े डेस्परेट लगते हैं कि सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर ब्रीफ अर्लियर ऑन, या तो आप पहले से ही ब्रीफ इतना प्रॉपर लें उससे कि आपके पास जो है ना उसके पास मतलब वो एक्सपेक्ट ही करेगा कि आपने पहले क्यों नहीं पूछी ये बात। बट स्टिल आपके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं। इफ़ यू वांट टू गिव इट अनदर शॉट, कोई हार्म नहीं है इसमें। आप क्लाइंट को बोलें कि अच्छा कैन यू प्लीज जस्ट गिव मी अ बिट गाइडलाइंस और अ बिट direction or a reference how you want it to be, and I'm sure I can get it done for you. अगर वो उस पे कहते हैं कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, तो फिर वो आपका वो वाला जो चांस है ना कि जस्ट मुझे एटलीस्ट गाइडलाइंस बता दें, वो भी चला जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको अगर ये बोल देना कि हाँ ठीक है आई अंडरस्टैंड, बट इट वुड बी ग्रेट इफ यू जस्ट टेक आउट 2 minutes of your time and just give me the points where I lost you as a client, so it will help me in moving further। तो उससे क्लाइंट को भी लगता है कि अच्छा सीखना चाह रही है। ठीक है, और ऐसा भी अक्सर औकात होता है कि अगर आपके पास क्योंकि अब वो इनबॉक्स में आ गया है ना क्लाइंट, आप उसको कंटिन्यूस आप उससे बात भी कर सकते हैं, उसको न्यू ईयर क्रिसमस विश कर दें, उसकी कोई भी हॉलीडे आ रही है 4th of July आ रही है आप उसको विश कर दें। सो इफ यू जस्ट स्टे इन टच विथ एनी रीजन, तो उनको पता होगा कि हाँ यार ये दिस पर्सन इज ग्रोइंग विद मी, ये अभी के लिए नहीं होगा, हो सकता है साल 2 साल 3 साल बाद दैट क्लाइंट माइट गेट बैक टू यू कि अच्छा यार आई हैव दिस प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है कि अब आप कर सकते हो, सो हाउ अबाउट वी मूव इट फॉरवर्ड। दूसरा ये भी हो सकता है कि इस टाइम में आप खुद भी ग्रो कर रहे होंगे, आपकी प्रोफाइल भी ग्रो कर चुकी होगी, तो अब जब वो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट देखेगा, नाउ दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यू हैव इम्प्रूव्ड योरसेल्फ, now you are eligible, or now they will be basically confident enough to give you the work as well। ठीक है।
चलें ठीक है गाइस, इस पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।